नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक जैसी अलग अलग तरह की कहानियां मिलेंगी जो आपको एक जादुई और रोमांचक सफ़र पर ले जाएंगी। तो आइए इस अद्भुत सफ़र में आगे बढ़ते हैं। अध्याय 322 दोनों देशों की सेनाओं की प्रतिक्रियाएं। चीन। कई उच्च पदस्थ सैन्य अधिकारी एकत्रित हुए। सब लोग इस बारे में बात करें। अयान सक्सेना ने $1 अरब दान किए हैं और वह भविष्य में ड्रोन दान करने जा रहे हैं। हम इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं न, एक उच्च अधिकारी ने कहा। एक अन्य उच्च पदस्थ अधिकारी ने कहा, रूसी बेयस के साथ बातचीत के दौरान हम अभी भी उनका काफ़ी एहसानमंद हैं। जियांग होंग उनसे परिचित हैं, तो क्यों न हम जियांग होंग से भी इस बारे में बात करें। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने सहजता से बातचीत की और लगभग आधे घंटे बाद अमर यादव वहां पहुंचे, क्योंकि वह पहले से ही राजधानी में थे। नमस्कार प्रमुखों, अमर यादव ने सलामी दी। जियांग होंग, बैठ जाओ। आज कोई औपचारिक बैठक नहीं है, हम सिर्फ बातचीत कर रहे हैं, एक उच्च अधिकारी ने मुस्कुराते हुए कहा। अमर यादव का पद उनसे काफी अलग था, लेकिन अमर यादव के पिता ओल्ड सिन्हा अभी रिटायर नहीं हुए थे। उनके ऊंचे पद के कारण वहां मौजूद सभी लोगों को ओल्ड सिन्हा का सम्मान करना था। ठीक है, अमर यादव बैठ गए। अग्रणी उच्च पदस्थ अधिकारी झांग वैनजोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, जियांग होंग, इस बार अयान सक्सेना के लाइव प्रसारण के बारे में आप क्या सोचते हैं? ये अमर यादव थोड़ा हिचकिचाया। झांग वैनजोंग ने कहा, जियांग होंग, बेझिझक अपनी बात कहो। हम आज इस मामले को कैसे संभालना है इस पर चर्चा कर रहे हैं। अमर यादव ने एक क्षण विचार किया और कहा, प्रमुखों, मैं अन्य बातों के बारे में निश्चित नहीं हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि भाई लिन बहुत शक्तिशाली है और उसकी शक्ति निश्चित रूप से आपके अनुमान से अधिक है। ओह, तुम उस पर इतना विश्वास करते हो? झांग वैनजोंग ने आश्चर्य से कहा। अमर यादव ने सिर हिलाया, मुझे उन पर पूरा विश्वास है। भाई लिन की ताकत सर्वव्यापी है। कला के मामले में उनकी सुलेख, पेंटिंग और परिकथाएं सभी बेहद शक्तिशाली हैं। खेलों की बात करें तो वह बास्केटबॉल में बहुत अच्छे हैं। वह अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर माउंट ताई पर चढ़ सकते हैं और शराब के प्रति उनकी सहनशीलता आम लोगों की तुलना में बहुत अधिक है। उन्होंने अपने गायन से संगीत जगत को भी हिला दिया। एक अन्य उच्च अधिकारी ने कहा, तो आपको क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए? अमर यादव ने गंभीरता से कहा, उसे खोना किसी भी अन्य वैज्ञानिक को खोने से अधिक हमारी क्षति होगी। हम उसे निराश नहीं होने दे सकते। वह देशद्रोह नहीं करेगा, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में वह इसमें ढिलाई बरते। वह अभी जो कर रहा है वह भी उसे इतिहास में याद रखने के लिए काफ़ी है। झांग वैनजोंग ने हंसते हुए कहा, ऐसा लगता है कि हमें कार्रवाई करनी होगी, अन्यथा उन्हें इतिहास में याद रखा जाएगा और हम ऐतिहासिक काली सूची में आ जाएंगे। प्रत्येक सैन्य क्षेत्र से कुछ लोगों को लाकर एक सुदृढ़ आतंकवाद विरोधी बटालियन का गठन करने के बारे में आपका क्या विचार है? लगभग 1000 लोग। प्रत्येक को अपने अपने सैन्य क्षेत्र का शीर्ष सैनिक होना चाहिए। सभी ने सिर हिलाया। इस तरह की मजबूत आतंकवाद विरोधी बटालियन की निवारक शक्ति अभी भी काफ़ी है। गिरोह विरोधी अभियानों के लिए सबूत की आवश्यकता होती है, लेकिन आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए केवल सूची की आवश्यकता होती है। यदि अपहरणकर्ता उनके उन्मूलन लक्ष्य की सूची में हैं, तो उनका बचना बहुत कठिन होगा, भले ही वे विदेश में छिपे हों। चीन आतंकवाद विरोधी प्रयासों में अन्य देशों के साथ सहयोग कर सकता है, बिना प्रत्यक्ष रूप से कार्रवाई किए, लेकिन गुप्त रूप से कुछ लोगों को कार्रवाई के लिए भेजना भी संभव है। बूढ़े झांग, बस इतना ही काफ़ी नहीं है ना? किसी ने कहा। झांग वैनजोंग, हमने कुछ समय से दक्षिण पश्चिम में सैन्य अभ्यास नहीं किया है। आइए एक अभ्यास करें, और इसका पैमाना थोड़ा बड़ा हो सकता है। क्या हाल ही में 6 देशों की पुलिस संयुक्त अभियान नहीं चला रही है? हमारी सेना भी इसमें भाग लेने के लिए कुछ लोगों को भेज सकती है। सभी ने सिर हिलाया। वे शीघ्र ही एक समझौते पर पहुंच गए। शीघ्र ही चीनी सेना ने एक घोषणा जारी की। प्रत्येक सैन्य क्षेत्र एक सुदृढ़ आतंकवाद विरोधी बटालियन बनाने के लिए शीर्ष सैनिकों को ला रहा है, सीमा पर सैन्य अभ्यास कर रहा है, और सेना पुलिस अभियानों में भाग लेने के लिए लोगों को भी भेज रही है। इस बार सेना की प्रतिक्रिया बहुत बड़ी है। ऐसा कैसे नहीं हो सकता? मास्टर लिन बहुत ताकतवर हैं। मास्टर लिन पैसे और सामान दान कर रहे हैं, और शायद भविष्य में वे तकनीकी सहायता भी प्रदान करेंगे। यह अजीब होगा अगर सेना उन्हें सम्मान न दे। जैसे ही यह घोषणा जारी हुई, कई लोगों ने इस पर चर्चा की। संयुक्त राज्य अमेरिका, उन्हें भी खबर जल्द से जल्द मिल गई, लेकिन उनके लोगों को इकट्ठा होने में अधिक समय लगा। सज्जनों, आप क्या कहते हैं? सम्मेलन कक्ष में बैठे प्रमुख व्यक्ति ने गहरी आवाज में कहा।
एक अन्य उच्च पदस्थ अधिकारी ने कहा, हमारी खुफिया जानकारी के अनुसार अयान सक्सेना अन्य चीजों पर बहुत समय व्यतीत करता है। यदि झांग यांग की मृत्यु हो जाती है तो हो सकता है कि उसका दृष्टिकोण बदल जाए और वह अनुसंधान के लिए स्वयं को समर्पित करने हेतु किसी अड्डे पर चला जाए। ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होगा। एक तीसरे उच्च पदस्थ अधिकारी ने कहा, अयान सक्सेना कई मायनों में बहुत मजबूत है और उसके जैसा कोई व्यक्ति शायद अतिशयोक्ति नहीं करेगा। यदि वह वास्तव में लड़ाकू विमानों, मिसाइलों, पनडुब्बियों आदि पर अनुसंधान करने में खुद को समर्पित कर देते हैं तो हमें अधिक दबाव का सामना करना पड़ेगा। यदि उनकी मृत्यु हो जाती है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन यदि उनके परिवार और मित्रों को कुछ हो जाता है तो इससे उन्हें सैन्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान में पूरी तरह निवेश करने के लिए प्रेरित होना पड़ सकता है, जो बहुत बुरा होगा। सभी ने चर्चा की और प्रत्येक ने अपनी अपनी राय दी। उनकी चर्चा का परिणाम ये हुआ कि उन्हें खड़े होकर यह सुनिश्चित करना पड़ा कि झांग यांग बच जाए। जल्द ही संयुक्त राज्य अमेरिका से किसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। उनके प्रवक्ता ने अपहरण की इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया तथा उन्होंने झांग यांग का उदाहरण दिया। दक्षिण पूर्व एशिया में कहीं दो व्यक्ति मोबाइल फोन पर वीडियो देख रहे थे और एक दूसरे को निराशा से देख रहे थे। बागा, अमेरिकी वास्तव में उसके समर्थन में खड़े हुए थे। उनमें से एक ने धीमी आवाज में गाली दी। दूसरे व्यक्ति ने कहा, वे नहीं चाहते कि अयान सक्सेना खुद को सैन्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए समर्पित करें। अगर अयान सक्सेना ऐसा करता है तो ये हमारे पूर्वी सकुरा देश के लिए भी अच्छी बात नहीं होगी। शायद हमें उसे रिहा करना होगा। उन्होंने अयान सक्सेना को निशाना न बनाकर झांग यांग का अपहरण कर लिया। वे झांग यांग के अयान सक्सेना के साथ संबंधों का उपयोग करना चाहते थे तथा अयान सक्सेना के प्रभाव का उपयोग करके इस स्थान को एक हॉटस्पॉट बनाना चाहते थे। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका का ध्यान इस स्थान पर केंद्रित करना। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में पूर्वी सकुरा देश बहुत घबराया हुआ है। अगर चीन के इर्द गिर्द लड़ाई चल रही है तो ताइवान काम नहीं करेगा। ताइवान चीन का क्षेत्र है और चीन इसके लिए तैयार नहीं है। पूर्वी सकुरा देश बहुत उपयुक्त है। चीन और पूर्वी सकुरा देश के बीच खूनी संघर्ष है और संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी उस समय पूर्वी सकुरा देश के साथ खूनी संघर्ष किया था, जिसने पूरे पूर्वी सकुरा देश को खंडहर में बदल दिया था। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। कोरिया और अन्य देश भी खुश हैं। यदि वे युद्ध को पूर्व की ओर मोड़ सके तो यूरोपीय देश भी इसकी सराहना करेंगे। एकमात्र दुखी देश पूर्वी सकुरा देश है। यदि घर में बड़ा भाई और दूसरा भाई युद्ध में उलझ जाएं तो चाहे अंत में कोई भी पक्ष जीत जाए, लेकिन उन्हें सब कुछ खोना ही पड़ेगा। वे बलि का बकरा न बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसको छोड़ दो। हाय, ऐसा केवल दो लोग ही कर सकते हैं। बड़े भाई और दूसरे भाई दोनों ने अयान सक्सेना के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है। यदि इस समय झांग यांग की मृत्यु हो जाती है तो वे विभिन्न देशों द्वारा संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियान की प्रतीक्षा कर रहे होंगे और निश्चित रूप से उनके पास उस समय जीवित रहने का कोई रास्ता नहीं होगा। उन्होंने झांग यांग को जल्द ही रिहा कर दिया। झांग यांग अब एक गर्म आलू है। अरे, ये कहाँ है? झांग यांग को कच्ची सड़क के किनारे रखा गया था। कच्ची सड़क के दोनों ओर कोई घर नहीं है और जिन दो लोगों ने उसे भेजा था वे पहले ही चले गए हैं। झांग यांग एक दिशा में चले। आधे घंटे के बाद झांग यांग ने अंततः पुलिस को कॉल करने के लिए एक मोबाइल फोन उधार लिया और पुलिस ने इसे बहुत महत्व दिया और तुरंत चीन को इस खबर की सूचना दी। दीदी, अयान सक्सेना का मोबाइल फोन बजा। शेरा का फोन था। शेरा, क्या झांग यांग के बारे में कोई खबर है? फोन पर दूसरी तरफ शेरा ने खुशी से कहा, मिस्टर सक्सेना, हाँ, हमें अभी खबर मिली है कि झांग यांग ठीक है। हम उसे जल्द से जल्द चीन वापस लाएंगे। अयान सक्सेना ने राहत की सांस ली। उन्होंने लाइव प्रसारण के दौरान झांग यांग का उल्लेख नहीं किया, लेकिन झांग यांग उनके मित्र हैं और वह नहीं चाहते कि झांग यांग को कुछ हो। अध्याय 323 अंकल, मैं इस समस्या को कैसे हल करूं? पिताजी, ये कागज का हवाई जहाज बहुत सुंदर है, लेकिन मैं नहीं जानता कि इसे कैसे मोड़ा जाए। ये बहुत बहुत कठिन है। अनिंदिता सक्सेना ने थोड़ी निराशा के साथ अयान सक्सेना से कहा। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, अनिंदिता, क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि कुछ कागज के हवाई जहाज बनाना मुश्किल था? लेकिन तुमने उन्हें अंततः सीख लिया है न? डैडी को लगता है कि तुम ये कर सकती हो। यदि तुम्हें नहीं पता कि इसे कैसे मोड़ना है तो तुम डैडी को इसे और मोड़ते हुए देख सकते हो। अनिंदिता सक्सेना ने सिर हिलाया। पिताजी, आपको ये क्यों पसंद है? अयान सक्सेना दंग रह गया। अनिंदिता सक्सेना ने वास्तव में ऐसा ही प्रश्न पूछा था और संभवतः कागज के हवाई जहाज बनाने में उनकी रुचि कम होने लगी थी। ये काम नहीं करेगा, कॉमरेड अनिंदिता सक्सेना, देश को अभी भी आपकी जरूरत है।
क्योंकि डैडी भविष्य में बड़े हवाई जहाज बनाना चाहते हैं। हमारे घर में जो हवाई जहाज है वह विदेशियों द्वारा बनाया गया है। क्या हम भविष्य में अपना खुद का हवाई जहाज बना सकते हैं? अयान सक्सेना ने अनिंदिता सक्सेना के छोटे से सिर पर हाथ फेरा। वह झूठ नहीं बोल रहा था। हवाई जहाज निर्माण तकनीक में सुधार करना ही एकमात्र तरीका था जिससे वह अंततः अपना खुद का हवाई जहाज बना सकता था। अनिंदिता सक्सेना ने सिर हिलाया। पिताजी, अगर हम कागज के हवाई जहाज मोड़ सकते हैं तो क्या हम भविष्य में बड़े बड़े हवाई जहाज बना सकते हैं? ये सही है। अयान सक्सेना मुस्कुराए। अनिंदिता सक्सेना ने गंभीरता से कहा, पिताजी, फिर मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई करूंगी और भविष्य में बड़े हवाई जहाज बनाने में आपकी मदद करूंगी और हम अपने हवाई जहाज में सवारी कर सकेंगे। अयान सक्सेना ने मन ही मन पूछा, सिस्टम, मैंने झूठ नहीं बोला? और अनिंदिता ने सवाल पूछा, क्या इससे विमान निर्माण का अनुभव प्राप्त करने की मेरी क्षमता पर असर पड़ेगा? फिलहाल नहीं। अयान सक्सेना ने मन ही मन राहत की सांस ली। उन्होंने 3 महीने में एक नए प्रकार का ड्रोन तैयार करने का वादा किया था और यदि इससे सुधार प्रभावित होता है तो वे व्यस्त हो जाएंगे। यदि आगे कोई सुधार न भी हो तो भी यदि वह कड़ी मेहनत करें तो एक नए प्रकार का ड्रोन बना सकते हैं। लेकिन ये बहुत कठिन होगा। अगले 2 या 3 महीनों में उन्हें इसके लिए काफ़ी ऊर्जा लगानी होगी। अयान सक्सेना ने गंभीरतापूर्वक पढ़ाना जारी रखा। पलक झपकते ही अगला दिन आ गया। एक साथ ताई ची का अभ्यास करने के बाद रोशनी मेहरा बाहर चली गईं और अनिंदिता सक्सेना ने अयान सक्सेना के साथ 1 और घंटे तक सीखने की पहल की। अनिंदिता, बाद में एक मेहमान आने वाला है। वह डैडी का सहपाठी है। तुम्हें पता है उसे क्या बुलाना है? अयान सक्सेना ने कागज के हवाई जहाज को मोड़ने का काम पूरा करने के बाद कहा। पिताजी, क्या वह लड़का है? अनिंदिता सक्सेना ने पूछा। अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। वह एक पुरुष है। अगर वह कोई महिला सहपाठी होती तो उसका हमारे घर आना उचित नहीं होता जब मम्मी घर पर न हो। तो मैं उसे अंकल कहूँगा। ये सही है। आने वाला व्यक्ति झांग यांग था। वह कल चीन लौटा था, अपने माता पिता से मिलने घर गया था और आज सुबह झांग यांग उसे खोजने के लिए शंघाई के लिए विमान से गया। झांग यांग ने कल उनसे संपर्क किया था। उनके माता पिता भी आना चाहते थे लेकिन अयान सक्सेना ने झांग यांग से कहा कि वे अपने माता पिता को यात्रा न करने के लिए मना लें क्योंकि उनके लिए आना आसान नहीं था। डिंग डोंग, कुछ ही देर में दरवाजे की घंटी बजी। अयान सक्सेना ने दरवाजा खोला और झांग यांग बाहर खड़ा था। उसके हाथ में बड़े छोटे बैगों में तरह तरह के उपहार थे। गॉडफादर, आपकी महान दयालुता के लिए धन्यवाद। कृपया अपने पुत्र से प्रणाम स्वीकार करें। जैसे ही झांग यांग बोल रहा था वह एक घुटने पर बैठने के लिए तैयार हो गया। अयान सक्सेना ने उसे नहीं रोका। झांग यांग ने घुटने टेकते हुए अयान सक्सेना की तरफ देखा। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, जारी रखो पिताजी, तुम्हारा धनुष खरीद सकते हैं। अरे, मैं घुटने नहीं टेक रहा हूँ। झांग यांग फुर्ती से खड़ा हो गया। अनिंदिता सक्सेना ने अयान सक्सेना के पीछे से अपना छोटा सा सिर बाहर निकाला और असमंजस में पूछा, डैडी, क्या गॉडफादर का मतलब डैडी होता है? तो क्या वह मेरे बड़े भाई हैं? झांग यांग। अयान सक्सेना ने अनिंदिता सक्सेना को उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, ये वही सहपाठी है जिसके बारे में डैडी ने तुम्हें बताया था। तुम्हें उसे अंकल कहना चाहिए। चाचा, अनिंदिता सक्सेना ने आज्ञाकारी भाव से कहा। झांग यांग ने कमरे में प्रवेश किया और अपनी चीजें नीचे रख दीं। ज़ियाओकियान, तुम बहुत प्यारी हो। क्या अंकल तुम्हें गले लगा सकते हैं? अनिंदिता सक्सेना ने अपने नन्हे हाथ आगे बढ़ाए। झांग यांग ने उसे सावधानी से गले लगाया और ईर्ष्या से कहा, भाई लिन, तुम अद्भुत हो। तुम्हारी एक पत्नी है और तुम्हारा बच्चा पहले से ही इतना बड़ा है। मैं अभी भी अविवाहित हूँ। मुझे बताओ कि मैं किस दिशा में प्रार्थना करूं ताकि मुझे ऐसी सुंदर पत्नी और ऐसी प्यारी बेटी मिले। अयान सक्सेना ने हंसते हुए कहा, अब आप विश्व स्तर पर प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। क्या लड़कियां आपसे अपनी बात नहीं कहती? झांग यांग ने सिर हिलाया। हाँ, और बहुत सारे। लेकिन जो लोग अब आपके करीब आ रहे हैं वे सिर्फ हमारे अच्छे संबंधों को देखते हुए भविष्य में आपका फायदा उठाने की उम्मीद कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को खोजने में बहुत आलसी हूं जो ऐसे विचार रखते हैं। मैं अभी भी युवा हूं। कुछ साल खेलने के बाद शहर की दीवारों में प्रवेश करने में बहुत देर नहीं हुई है। अयान सक्सेना ने झांग यांग द्वारा लाए गए उपहारों पर नजर डाली। झांग यांग, तुम बहुत सारी चीजें लाए हो। तुम बहुत विनम्र हो रहे हो। झांग यांग ने कंधे उचकाए। मैं आपको बता रहा हूँ, ये केवल 1/3 है। मेरे माता पिता और दादाजी ने बहुत तैयारी की थी लेकिन उन्होंने हार मान ली क्योंकि मैंने कहा कि बहुत सी चीजें विमान में नहीं लाई जा सकती। चलो बाहर खाना खाने चलते हैं। मेरा इनाम। अयान सक्सेना ने सिर हिलाते हुए कहा, चलो बाहर नहीं खाते।
तुम थोड़ी देर अनिंदिता के साथ खेलो और मैं खाना बना लूंगा। अनिंदिता को मेरा बनाया खाना पसंद है, उसे बाहर खाना पसंद नहीं है। आप खाना बना सकते हैं, झांग यांग ने आश्चर्य से कहा। अनिंदिता सक्सेना, पिताजी का खाना सबसे स्वादिष्ट है। भाई लिन, ये भोजन मेरा उपहार होना चाहिए। झांग यांग ने अयान सक्सेना की ओर देखा और कहा। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, आप दोपहर का खाना यहीं खाए और मैं रात को आपके साथ बाहर खाना खाने चलूंगा। आप रात का खाना खाए। ठीक है, झांग यांग ने सिर हिलाया। अयान सक्सेना काम में व्यस्त होने के लिए रसोई में चले गए। झांग यांग ने अनिंदिता सक्सेना को नीचे उतारा और कहा, अनिंदिता, तुम क्या खेलना चाहती हो? अंकल तुम्हारे साथ खेलेंगे। अनिंदिता सक्सेना ने कुछ देर सोचा, दोपहर में ड्राइंग बनाऊंगी। अंकल, क्या आप मुझे गणित के कुछ सवाल समझा सकते हैं? कुछ सवाल ऐसे हैं जो मैं हल नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, झांग यांग ने आत्मविश्वास से कहा। कम से कम वह कॉलेज का छात्र था और स्कूल ठीक ठाक था। उसके गणित के अंक बहुत अच्छे हुआ करते थे। अनिंदिता सक्सेना बालकनी में छोटी सी मेज पर जाकर बैठ गईं। झांग यांग उसके बगल में छोटे स्टूल पर बैठ गया। अनिंदिता सक्सेना ने एक गणित की किताब निकाली जिसे वह अक्सर पढ़ती है। ये पुस्तक जूनियर हाई स्कूल गणित ओलंपियाड के लिए थी, और यह जूनियर हाई स्कूल के प्रथम वर्ष के लिए नहीं बल्कि दूसरे वर्ष के लिए था। अनिंदिता सक्सेना ने मुड़े हुए पृष्ठ को पलटकर देखा। अनिंदिता, क्या तुम इसे समझ सकती हो? झांग यांग ने अविश्वास में कहा। जूनियर हाई स्कूल में गणित की पाठ्य पुस्तकें बहुत कठिन नहीं थीं, लेकिन गणित ओलंपियाड 10 गुना अधिक कठिन था। अधिकांश कॉलेज के छात्र जब उन समस्याओं को देखेंगे तो अचंभित रह जाएंगे। हाँ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे समझ में नहीं आती। चाचा, क्या आप मुझे वो भाग सिखा सकते हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रहा? अनिंदिता सक्सेना ने बचकानी आवाज में कहा। झांग यांग, उसने खुद से कहा, दादी, आप मेरे बारे में बहुत ज्यादा सोचती हैं। वह इनमें से ज्यादातर समस्याओं को हल ही नहीं कर सकता। क्या ये जीन की शक्ति है? बूढ़ा लिंग गणित में बहुत अच्छा है और उसकी बेटी भी बहुत अद्भुत है। झांग यांग ने मन ही मन सोचा। अनिंदिता, आपकी उम्र कितनी है? झांग यांग ने पूछा। अनिंदिता सक्सेना ने कहा, मैं लगभग 3 साल की हूँ। अंकल, मुझे नहीं पता कि यह समस्या कैसे हल करनी है। क्या आप मुझे समझा सकते हैं? झांग यांग ने उस समस्या को देखा जिसकी ओर अनिंदिता सक्सेना इशारा कर रही थी। उसने पाया कि उसे तो बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। झांग यांग हल्के से खांसने लगा। अनिंदिता, जब हम ऐसी समस्याओं का सामना करते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते, तो हमें सबसे पहले खुद के बारे में सोचना चाहिए। तुम बहुत होशियार हो, तुम निश्चित रूप से इसका हल निकाल सकती हो। अनिंदिता सक्सेना ने सिर हिलाया। उसने ध्यान से सोचा। 2 मिनट बीते और अनिंदिता सक्सेना की आंखें चमक उठीं। मुझे समझ आ गया। झांग यांग, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उस पर बहुत गहरा प्रहार किया गया हो। उसने अभी अभी चुपके से जांच की थी और ऑनलाइन उत्तर मौजूद था, लेकिन वह उस उत्तर को काफी देर से देख रहा था और अभी भी उसे समझ नहीं पाया था। अध्याय 324 झांग यांग का झटका। 1 घंटे से भी कम समय में अयान सक्सेना ने खाना तैयार कर दिया। रात के भोजन तैयार है। अनिंदिता, पहले अपने हाथ धो लो। अयान सक्सेना बर्तन लेकर रसोई से बाहर आया। झांग यांग ने राहत की सांस ली। पिछले 30 मिनट यातनापूर्ण रहे थे। अनिंदिता जो सवाल पूछ रही थी वे बहुत कठिन थे। इंटरनेट के बावजूद भी वह उन्हें समझ नहीं पाया। चाचा, हाथ धोने की जरूरत है। अनिंदिता और झांग यांग हाथ धोने के लिए बाथरूम में गए। जब वे बाहर आए तो अयान सक्सेना ने पहले ही बर्तन मेज पर रख दिए थे। मेज पर बर्तन देखकर झांग यांग दंग रह गया। लिन जी, क्या ये सब तुमने बनाया है? झांग यांग ने अविश्वास से पूछा। कुल 6 व्यंजन थे, जिनमें से प्रत्येक एक कलाकृति जैसा था। अयान सक्सेना मुस्कुराए और बोले, और कौन हो सकता है? बियर या बेजियो? बियर, बियर, बर्फ जैसी ठंडी बियर। अयान सक्सेना ने फ्रिज से बर्फीली बियर की 4 बोतलें निकालीं। चलो दोपहर को 2-2 बोतलें पीते हैं और शाम को और भी। ठीक है, झांग यांग ने सिर हिलाया। उसने बियर की बोतल खोली और अयान सक्सेना ने अनिंदिता की प्लेट में खाना रख दिया। अनिंदिता ने कहा, पिताजी, अंकल गणित में बहुत अच्छे हैं। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो मैं नहीं कर सकती, लेकिन अंकल ने बिना कुछ लिखे ही उत्तर दे दिया। अयान सक्सेना ने झांग यांग की ओर एक ऐसी मुस्कान के साथ देखा जो वास्तव में मुस्कान नहीं थी। झांग यांग का चेहरा लाल हो गया। उसने बाइडू का इस्तेमाल किया था। उसने कुछ सवालों के जवाब दिए, लेकिन उसे प्रक्रिया समझ में नहीं आई। अनिंदिता, तुम्हारे पिताजी अभी भी सर्वश्रेष्ठ हैं। तुम्हारे पिताजी गणित में मुझसे कहीं बेहतर हैं। झांग यांग ने कहा। अनिंदिता ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल। पिताजी सर्वश्रेष्ठ हैं।
पिताजी शिक्षक भी हो सकते हैं और व्याख्यान भी दे सकते हैं। अयान सक्सेना ने विषय बदलते हुए पूछा, झांग यांग, इस बार आपकी यात्रा काफी रोमांचक रही। क्या आपको कुछ मिला? झांग यांग ने अयान सक्सेना के साथ चश्मा लगाया। मैं वास्तव में किसी भी खतरनाक क्षेत्र में नहीं गया था। किसी ने मुझे उस चीज के साथ कार में जबरन बैठा लिया, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। वे मुझे उस छोटे से काले कमरे में ले गए और मुझे बंद कर दिया। झांग यांग ने जल्दी से अपना अनुभव सुनाया। कुछ खास बात नहीं लगती। क्या आपको कोई विशेष लाभ हुआ? अयान सक्सेना ने पूछा। झांग यांग ने एक पल के लिए विचार किया और कहा, लिन जी, मुझे लगता है कि वे दोनों लोग डोंगेंग से हो सकते हैं। अयान सक्सेना ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। झांग यांग ने आगे कहा, वे चीनी भाषा बोल रहे थे और उन्होंने मास्क पहन रखे थे, इसलिए मैं उनके चेहरे नहीं देख सका, लेकिन उनकी हरकतें डोंगेंग के लोगों जैसी लग रही थीं। लिन जी, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मुझे बस एक एहसास है। अयान सक्सेना ने हल्का सा सिर हिलाया। उसने मन ही मन सोचा कि यह बहुत संभव है कि झांग यांग को पकड़ने वाले दोनों लोग डोंगेंग से ही हों। झांग यांग को पकड़कर उसे निशाना बनाना थोड़ा दूर की कड़ी थी। झांग यांग सिर्फ उसका दोस्त था। उसकी पत्नी और बच्चे हैं, वह दूसरों के पास नहीं जाता और दूसरे कुछ कह नहीं सकते। अगर झांग यांग को पकड़ने वाले लोग डोंगेंग से थे तो ये समझ में आता है। बॉस और दूसरा बच्चा एक ही समय में डोंगेंग को घूर रहे हैं, डोंगेंग कांप रहा है और वे हॉटस्पॉट को बाहर स्थानांतरित करने के लिए उत्सुक हैं। झांग यांग उसका दोस्त है जो एक हॉटस्पॉट बनाने के लिए पर्याप्त है। दुनिया भर के कई लोगों का ध्यान वास्तव में बदल गया है। बस उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अयान सक्सेना के लाइव प्रसारण के बाद चीन और अमेरिका के दो महान परोपकारी लोग एक साथ अयान सक्सेना के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करेंगे। इस समय यदि वे आज्ञाकारी रूप से लोगों को रिहा नहीं करते हैं तो वे एक ही समय में पूर्व और पश्चिम दोनों को अपमानित करेंगे। भविष्य में उनका जीवन अच्छा कैसे हो सकता है? लिन जी, धन्यवाद। झांग यांग ने अपना गिलास उठाया और गंभीरता से कहा। अयान सक्सेना ने उसके साथ गिलास टकराए और मुस्कुराया। मेरे पास पहले पैसे नहीं थे, आप हमारे छात्रावास में स्थानीय तानाशाह थे और अक्सर हमारे साथ बुरा व्यवहार करते थे। ये सही है कि जब आप मुसीबत में हो तो मैं आपकी मदद करूं। लिन जी, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप शांत स्वभाव के हैं। यदि आप अपनी कुछ कुशलताएं दिखाएं तो आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। झांग यांग ने कहा। लिन जी, तुमने पहले इसे दिखाने की हिम्मत नहीं की और अपनी भाभी के साथ रहने के बाद ही अपने कौशल को दिखाने की हिम्मत की। अयान सक्सेना ने थोड़ा सिर हिलाया। बस इतना ही। मेरी योग्यताएं पहले इतनी मजबूत नहीं थीं जितनी अब हैं। खुद को बेहतर बनाना सबसे जरूरी है। अगर आप खुद का मजा लेने लगे तो आप बेकार हो सकते हैं। ये सच है। झांग यांग ने सिर हिलाया। लिन जी, तुम बहुत शानदार हो। अगर मेरे पास तुम्हारी 1% भी कुशलता होती तो मैं बहुत पहले ही संतुष्ट हो गया होता। इस तरह निश्चित रूप से मेरे पास तुम्हारी उपलब्धियां नहीं होती। मैं आपके लिए फिर से टोस्ट करूंगा। अयान सक्सेना ने झांग यांग के साथ शराब का एक और गिलास पिया और मुस्कुराते हुए कहा, आप केवल पीते हैं और खाते नहीं हैं। मेरे बनाए व्यंजन चखें। झांग यांग ने मेज पर रखे बर्तनों को देखा। लिन जी, मुझे खाना शुरू करने में शर्म आ रही है। ये बर्तन कला के कामों जैसे दिखते हैं। मुझे लगता है कि चॉपस्टिक हिलाना कला का अपमान होगा। चाचा, पिताजी के बर्तन सबसे अच्छे हैं। अनिंदिता ने खाते हुए मधुर स्वर में कहा। मैं कोशिश करूंगा। झांग यांग ने मांस का एक टुकड़ा अपने मुंह में डाला और तुरंत उसने महसूस किया कि उसकी स्वाद कलिकाएं पूरी तरह सक्रिय हो गईं। झांग यांग की आंखें चौड़ी हो गईं। यहाँ तक कि उस चीज को लेने से भी इतना गहरा प्रभाव नहीं पड़ता है ना? कुछ और प्रयास करें। अयान सक्सेना ने हंसते हुए कहा। झांग यांग ने अन्य व्यंजन भी आजमाए, उनमें से प्रत्येक अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट था और वह उसे खाने के लिए इंतजार नहीं कर सका। लिन जी, क्या आप इस कौशल के साथ एक रेस्तरां खोलकर बहुत पैसा नहीं कमाएंगे? झांग यांग ने कहा। अनिंदिता ने हंसते हुए कहा, पिताजी के पास एक है। झांग यांग ने असमंजस में अयान सक्सेना को देखा। अयान सक्सेना के बारे में बहुत सारी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध है, ये क्यों नहीं है? अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने एक निजी रसोई खोली है। मेहमान अपनी सामग्री खुद लाते हैं। 10 व्यंजनों की एक मेज के लिए 10 लाख, केवल आरक्षण द्वारा। ये निजी रसोई जनता के लिए खुली नहीं है। यह मुख्यतः दोस्त बनाने के लिए है। झांग यांग ने चुपके से अपनी जीभ चटकाए। एक टेबल के लिए 1 मिलियन, इसे वहन नहीं कर सकते, इसे वहन नहीं कर सकते। लेकिन अयान सक्सेना की स्थिति को देखते हुए झांग यांग की राय में उनके व्यंजनों के लिए एक टेबल पर $10 लाख की कीमत बिल्कुल भी महंगी नहीं है। इसे बहुत सस्ता भी कहा जा सकता है। लिन जी, मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि तुम अब इतनी शानदार हो जाओगी।
झांग यांग और अयान सक्सेना ने स्कूल की कुछ दिलचस्प बातों पर बात की और इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, अयान सक्सेना और अन्य लोगों का पेट भर गया। लिन जी, मैं आज रात तुम्हें ड्रिंक पिलाऊंगा। जो हाओ भी मोडू में है, क्यों ना हम आज रात उसे बुलाएं और मिलें। झांग यांग ने कहा। अयान सक्सेना ने सिर हिलाया, जरूर, मुझे पता है कि वह मोडू में है, उस आदमी ने बहुत समय से मुझसे संपर्क नहीं किया है। झांग यांग ने अपनी नाक को छुआ और कहा, लिन जी, हम शर्मिंदा हैं, अब आप बहुत शानदार हो गए हैं। आपसे संपर्क करने से हमें ऐसा लगता है कि हम लाभ प्राप्त करने के लिए आपका उपयोग करना चाहते हैं। अयान सक्सेना, तुमने मुझे नहीं खोजा और मैंने तुम्हें खोजने की पहल नहीं की, मुझे डर था कि कुछ चीजें तुम्हें शामिल कर लेंगी। इस अनुभव के बाद स्थिति काफी बेहतर हो जानी चाहिए। यदि दुश्मन कोई कार्रवाई करता है तो वे संभवतः मुझ पर आक्रमण करेंगे। झांग यांग ने हल्का सा सिर हिलाया। कुछ ही देर बाद झांग यांग वहां से चले गए। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, अनिंदिता, पहले पेंटिंग करो, बर्तन धोने के बाद पापा आएंगे और देखेंगे कि तुम कैसे पेंटिंग करती हो। ठीक है। अनिंदिता खुशी खुशी बालकनी में चली गई। अयान सक्सेना बर्तन धोकर अनिंदिता के पास गया। वह पहले ही पेंटिंग का अधिकांश हिस्सा बना चुकी थी। उसने ये पेंटिंग कई बार बनाई थी। अनिंदिता की प्रतिभा के कारण वह हर बार बेहतर पेंटिंग बना पाती है। अब इसे बहुत अच्छी तरह से चित्रित किया गया है। सामान्य लोग 10 साल तक अध्ययन करने के बाद भी इतनी अच्छी पेंटिंग नहीं बना पाते। अनिंदिता, तुम्हें अभी भी इन जगहों पर ध्यान देने की जरूरत है। जब अनिंदिता ने पेंटिंग खत्म की तो अयान सक्सेना ने धीरे से कहा। 130 की प्रतिभा के साथ अनिंदिता तेजी से सीख रही है। पिताजी, मैं आज दोपहर को झपकी नहीं लूंगा। आप आज रात अंकल के साथ शराब पीने बाहर जाएं और मैं जल्दी सो जाऊंगा। क्या मैं पेंटिंग जारी रख सकता हूं? अनिंदिता ने पूछा। अयान सक्सेना ने सिर हिलाया, बेशक आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपको नींद नहीं आ रही हो। अध्याय 325, 15 अरब आ गए। शाम को रोशनी मेहरा घर लौट आई। प्रिय, लगता है आज पर्याप्त चावल नहीं पका है, रोशनी मेहरा ने चावल परोसते हुए हैरानी से कहा। अयान सक्सेना ने अनिंदिता को शिशु कुर्सी पर बिठाया। मैंने झांग यांग और जो हाओ के साथ देर रात के नाश्ते की योजना बनाई है, इसलिए आज रात के खाने में केवल तुम और अनिंदिता ही होंगे। ओह, मैं समझा। रोशनी मेहरा अपना और अनिंदिता का खाना लेकर बाहर आई। प्रिय, मुझे तुम्हें कुछ अच्छी खबर बतानी है। क्या अच्छी खबर है? अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए पूछा। रोशनी मेहरा ने मजाकिया अंदाज में कहा, आपने कहा था कि आप नए ड्रोन पर शोध करने जा रहे हैं और जिंगमैन टेक्नोलॉजी का मूल्यांकन बहुत बढ़ गया है। अनुमान लगाए कि अब इसका मूल्य कितना है? अयान सक्सेना, मूल्यांकन तो कुछ समय पहले ही बढ़ गया था, है न? रोशनी मेहरा ने अपना सिर हिलाया। ये सिर्फ एक बार नहीं बढ़ा, ये 2 बार बढ़ा। चूंकि आप अर्जुन हैं, इसलिए इस खबर के सामने आने से जिंगमैन टेक्नोलॉजी का मूल्यांकन बढ़ गया। जू ग्रुप का बाजार मूल्य भी बढ़ गया। बाद में जब आपकी गणितीय क्षमताएं उजागर हुईं, तो जिंगमैन टेक्नोलॉजी और जू का समूह दोनों फिर से बढ़ गए। आपके पास जिंगमैन टेक्नोलॉजी में शेयर हैं, इसलिए जिंगमैन टेक्नोलॉजी की वृद्धि जू के समूह की समग्र वृद्धि से अधिक महत्वपूर्ण है। अयान सक्सेना ने कहा, जब हमने शेयर वापस लिए तो जिंगमैन टेक्नोलॉजी का बाजार मूल्य लगभग 10 बिलियन था, है ना? हाँ, रोशनी मेहरा ने सिर हिलाया। अयान सक्सेना ने हंसते हुए कहा, यह पहले ही 2 बार बढ़ चुका है और अब ये फिर से काफी बढ़ रहा है। ये 20 बिलियन के करीब होना चाहिए, है ना? रोशनी मेहरा ने मजाकिया अंदाज में कहा। मूल्यांकन वृद्धि की पिछली 2 लहरों ने इसे 18 बिलियन तक पहुंचा दिया। इस बार जब आपने कहा कि आप नए ड्रोन पर शोध कर रहे हैं, तो मूल्यांकन में 50% की वृद्धि हुई है। नवीनतम मूल्यांकन 27 बिलियन तक पहुंच गया है। जब आप ड्रोन विकसित करते हैं तो आपको प्रौद्योगिकी शेयर मिल सकते हैं और आपके शेयर बढ़ सकते हैं। अयान सक्सेना के पास जिंगमैन टेक्नोलॉजी के 19% शेयर हैं और रोशनी मेहरा के पास 24% शेयर हैं। इसके अलावा जू परिवार के पास मूल कंपनी के माध्यम से शेयरों का एक हिस्सा है। उनके पास कुल 70% हिस्सेदारी है। अभी भी 30% हिस्सा अन्य लोगों के हाथ में है। अयान सक्सेना की तकनीक स्वाभाविक रूप से मुफ्त में नहीं दी जा सकती। वह तकनीक के जरिए शेयरों का एक हिस्सा प्राप्त करता है और भविष्य में अन्य शेयरधारकों के पास मौजूद शेयर 30% से कम होंगे। लेकिन वे ऐसा करके खुश हैं। उनके हाथों में उन शेयरों की हिस्सेदारी कम हो गई है, लेकिन उन शेयरों का मूल्य लगातार बढ़ रहा है। पत्नी, तुम इसके साथ जो चाहो करो। मैं इन चीजों के बारे में सोचने के लिए बहुत आलसी हूँ। रोशनी मेहरा ने सिर हिलाया। प्रिय, क्या तुम्हें आज रात मेरे आने की जरूरत है? अगर तुम आओगे तो मैं माँ और पिताजी को अनिंदिता की देखभाल के लिए बुला लूंगी। अयान सक्सेना ने हंसते हुए कहा, बेहतर होगा कि आप ना आएं।
वे दोनों अभी अकेले कुत्ते हैं और आपकी उपस्थिति उनके लिए बहुत उत्तेजक होगी। अनिंदिता, मम्मी, अंकल झांग यांग हमारे घर आए थे। अंकल झांग यांग अद्भुत हैं, वे गणित की समस्याएं हल कर सकते हैं। अनिंदिता से भी अधिक आश्चर्यजनक, रोशनी मेहरा ने कुछ आश्चर्यचकित होकर पूछा। वह इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट है कि अनिंदिता अब कितनी मजबूत है। रोशनी मेहरा मूल रूप से उन समस्याओं को हल नहीं कर सकती जो अनिंदिता करती है। हाँ, अनिंदिता ने सिर हिलाया। चाचा झांग यांग मुझसे कहीं अधिक अद्भुत हैं। वह बिना गणना किए उत्तर जान सकते हैं। रोशनी मेहरा हैरान थी। क्या गणित ओलंपियाड की समस्याओं को बिना गणना के हल किया जा सकता है? उसने अयान सक्सेना की ओर देखा। अयान सक्सेना मुस्कुराया। पत्नी, आप समझती हैं? रोशनी मेहरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझती हूँ। झांग यांग को अनिंदिता के साथ यहाँ कुछ उत्तेजना मिली होगी। बीप बीप। अचानक अयान सक्सेना का फोन बज उठा। उसने अपना फोन निकाला और देखा कि विक्रांत मल्होत्रा का फोन था। पैट्रियार्क सॉन्ग, क्या बात है? अयान सक्सेना ने फोन उठाने के बाद पूछा। फोन के दूसरी तरफ विक्रांत मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर लिन, हमने 15 बिलियन नकद जुटाए हैं। मुझे अपना खाता दें और हम इसे आपको हस्तांतरित कर देंगे। अयान सक्सेना ने आश्चर्य से कहा, इतनी जल्दी? विक्रांत मल्होत्रा, कुछ लोग हमारे कुछ उद्योगों को अपने हाथ में लेने के लिए तैयार हैं, इसलिए हमने कुछ उद्योगों को बहुत आसानी से बेच दिया। अब जब पिताजी चले गए हैं तो हमारे लिए कुछ उद्योगों को बनाए रखना आसान नहीं है। अधिक नकदी के लिए कुछ उद्योगों को बेचना अच्छा है। अयान सक्सेना ने कहा, मैं आपको बाद में हिसाब दूंगा। ठीक है। फोन रखने के बाद अयान सक्सेना ने वह अकाउंट विक्रांत मल्होत्रा को भेज दिया। सॉन्ग के परिवार के बैंक खाते में बहुत अधिक अनुमतियां हैं और घरेलू हस्तांतरण की कोई सीमा नहीं है। अयान सक्सेना के बैंक कार्ड में और भी अधिक अनुमतियां हैं और 15 बिलियन अयान सक्सेना को बहुत जल्दी सफलतापूर्वक हस्तांतरित कर दिए गए। डिंग। अयान सक्सेना को एक टेक्स्ट संदेश अनुस्मारक प्राप्त हुआ। सोंग परिवार ने खुशी खुशी धनराशि हस्तांतरित कर दी। उनके बैंक कार्ड का बैलेंस कुल 23.9 बिलियन दिखा। पता चला कि उसके कार्ड पर लगभग 10 बिलियन डॉलर थे, जिनमें से 1 बिलियन डॉलर उसने आतंकवाद रोधी कार्य के लिए देश को दान कर दिया था। पत्नी, देखो। अयान सक्सेना ने रोशनी मेहरा को अपना फोन दिखाया। रोशनी मेहरा भी संख्याओं की लंबी श्रृंखला देखकर आश्चर्यचकित थीं। जू ग्रुप का बाजार मूल्य 100 बिलियन तक पहुंच गया है, लेकिन जू ग्रुप का नकद भंडार 20 बिलियन से अधिक नहीं हुआ है। और यह कंपनी का पैसा है। कंपनी की नकदी का इस्तेमाल विभिन्न निवेशों और वित्तीय प्रबंधन के लिए भी किया जाएगा। अयान सक्सेना का सारा पैसा मौजूदा जमा है। प्रिय, क्या आप निवेश नहीं करना चाहते? रोशनी मेहरा ने कहा। अयान सक्सेना, आज के समय में यदि आप निवेश नहीं करते हैं तो पैसा वहीं रहेगा। यदि आप निवेश करते हैं तो आपकी संपत्ति केवल घटेगी। हनी, अपनी बुद्धि से यदि तुम थोड़ा सीखो तो तुम भविष्य में वित्तीय बाजार में अवश्य ही पैसा कमा सकोगी, रोशनी मेहरा ने कहा। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अयान सक्सेना ने कहा, कई अमीर लोग पहले से ही बहुत अमीर हैं, लेकिन फिर भी वे पैसा कमाने की पूरी कोशिश करते हैं और परिणामस्वरूप वे पैसा और प्रतिष्ठा दोनों खो देते हैं। रोशनी मेहरा, यदि आप वित्त के माध्यम से पैसा कमाना चाहते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजार में कमाना सबसे अच्छा है। आम घरेलू शेयर निवेशक काफी दयनीय हैं। कुछ कंपनियां सिर्फ पैसा ठगने के तरीके खोजने के लिए सार्वजनिक हो जाती हैं। अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। वह भविष्य में इस क्षेत्र में सुधार करने का प्रयास कर सकते हैं। अगर उसके पास ऐसे कौशल नहीं है तो उसे भूल जाना ही बेहतर है। हालांकि उसकी बुद्धिमत्ता उच्च है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजार अशांत है और केवल उच्च बुद्धिमत्ता से पैसा नहीं कमाया जा सकता है। चीन में तो उनकी 20 अरब रुपये की रकम बहुत है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजार में ये रकम वास्तव में कुछ भी नहीं है। अमेरिकी डॉलर में परिवर्तित करें तो ये राशि मात्र 3 बिलियन से अधिक है। उन वित्तीय दिग्गजों के पास सैकड़ों अरबों या खरबों अमेरिकी डॉलर की धनराशि है और उनकी दरांतियां बहुत तेज हैं। माँ और पिताजी, मैं भविष्य में भी पैसा कमाना चाहता हूँ। मैं माँ और पिताजी के लिए, साथ ही दादाजी और दादी के लिए और दूसरी तरफ दादाजी और दादी के लिए भी पैसा कमाऊंगा। अनिंदिता ने खिलखिलाकर कहा। अयान सक्सेना ने अनिंदिता को चूमा। अनिंदिता बहुत अच्छी है। अगर तुम पैसे कमाना चाहती हो तो तुम्हें पहले गणित का अच्छा अध्ययन करना होगा। पिताजी तुम्हें भविष्य में जरूरी अन्य ज्ञान सिखाएंगे। हाँ, अनिंदिता ने गंभीरता से सिर हिलाया। पिताजी, मैं जल्दी ही खाना खा लूंगा। क्या आप मुझे बाद में कुछ गणित के सवाल सिखा सकते हैं? अयान सक्सेना ने अपना सिर हिलाया। चलो पहले समस्याओं पर चर्चा न करें। माँ वापस आ गई हैं, तो चलो पहले माँ के साथ ताई ची का अभ्यास करें। इसके बाद यदि तुम में अभी भी ऊर्जा है तो मैं तुम्हें फिर से गणित पढ़ाऊंगा।
अनिंदिता ने सिर हिलाया। वह माँ और पिताजी के साथ ताई ची का अभ्यास करके भी खुश होती है। 2 घंटे बाद अयान सक्सेना बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। इस समय अनिंदिता पहले से ही गहरी नींद में सो रही थी। हनी, झांग यांग और अन्य लोगों के साथ अच्छी बैठक करो। जल्दी घर मत जाओ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। रोशनी मेहरा ने अपनी बात खत्म करने के बाद अयान सक्सेना को गले लगाने और उसे चूमने की पहल की। आधे घंटे बाद अयान सक्सेना उस स्थान पर पहुंचे जहां झांग यांग ने उन्हें बताया था। झांग यांग आ चुका था, लेकिन जो हाओ अभी तक नहीं आया था। भाई लिन, अनिंदिता ने आज मुझे चोट पहुंचाई है। मेरे युवा दिल को भारी आघात पहुंचा है। मुझे बदला लेना होगा। मैं उसे नहीं ढूंढ सकता, इसलिए मैं केवल तुम्हें ही ढूंढ सकता हूँ। झांग यांग ने अपने बगल में रखे बियर के 2 डिब्बों की ओर इशारा करते हुए हंसते हुए कहा। अयान सक्सेना अजीब लग रहा था। उसे ढूंढो और पीकर बदला लो। झांग यांग अपने पिता को ढूंढ रहा है। अध्याय 326। भाई लिन, क्या आपके पास कोई सिस्टम है? मास्टर लिन, झांग यांग, बहुत समय हो गया मिलते हुए। कुछ देर बाद जो हाओ ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला। अयान सक्सेना ने अपनी आंखें घुमाई और दुखी होकर कहा, जो हाओ, अगर तुम मुझे मास्टर लिन नहीं कहोगे तो भी हम दोस्त रह सकते हैं। हे, जो हाओ ने एक कुर्सी खींची और बैठ गया। भाई लिन, हमें स्नातक हुए अभी बहुत कम समय हुआ है और हम अभी भी मजदूरी के गुलाम हैं, लेकिन आप पहले से ही मालिक बन चुके हैं। तुम इसे इतनी अच्छी तरह से छुपाते थे। झांग यांग ने सिर हिलाया। वाकई, तुमने इसे बहुत अच्छी तरह से छुपाया है। मुझे तो ये भी संदेह है कि तुम पर किसी एलियन का साया है। जो हाओ, झांग यांग, एक और संभावना है। वेब उपन्यासों को पढ़ने के मेरे वर्षों के आधार पर यह अधिक संभावना है कि भाई लिन ने एक प्रणाली को जागृत किया है। अयान सक्सेना, बधाई हो, आपने सही अनुमान लगाया। उन्होंने गंभीर होने का दिखावा किया। आप गलत हैं। मैं एक महान सम्राट बनने के लिए दूसरी दुनिया में चला गया और हजारों वर्षों तक साधना की। मैंने शून्य को तोड़ दिया और वापस लौट आया। लेकिन ब्लू स्टार पर आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी है और मुझे ठीक होने के लिए समय चाहिए। झांग यांग और जो हाओ, उन दोनों ने अयान सक्सेना को बीच वाली उंगली दिखा दी। भाई लिन, आप वास्तव में चीजों का फायदा उठा रहे हैं। झांग यांग ने अपने होठों को सिकोड़ लिया। जो हाओ, भाई लिन एक शांत स्वभाव का व्यक्ति हुआ करता था। वह निश्चित रूप से एक सुपर जीनियस है और उसके कुछ जीनियस जीन कियान को विरासत में मिले हैं। आज मुझे उसके घर पर बहुत बुरी तरह मारा गया। कियान अभी 3 साल की भी नहीं है। अंदाजा लगाओ वह क्या पढ़ रही है। जो हाओ ने अनुमान लगाया, भाई लिन द्वारा लिखी गई परिकथाएं पढ़ रही है। तो उसका साक्षरता स्तर सामान्य बच्चों की तुलना में बहुत अधिक है। झांग यांग ने अपना सिर हिलाया। वह जूनियर हाई स्कूल गणित ओलंपियाड की समस्याएं पढ़ रही है। मैंने बाइडू पर समाधान प्रक्रिया की खोज की और कुछ समय तक मैं इसे समझ नहीं सका। जो हाओ की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या आप 3 वर्ष से कम उम्र के हैं और पहले से ही जूनियर हाई स्कूल गणित ओलंपियाड की समस्याएं हल कर रहे हैं? भाई लिन, क्या कियान की गणितीय प्रतिभा आपसे भी अधिक है? जो हाओ ने अविश्वास में कहा। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। चलो इस बारे में बात नहीं करते। मुझे डर है कि अगर हम ज्यादा बात करेंगे तो तुम खुद को हीन महसूस करोगे। जो हाओ और झांग यांग ने अपना सिर हिलाया। झांग यांग ने कहा, अपने आप को कमतर समझना असंभव है। लोग अपनी तुलना केवल लोगों से करते हैं, देवताओं से नहीं। यह अर्थहीन है। जो हाओ, आज हम भाई लिन को दबाने के लिए सेना में शामिल होंगे। भविष्य में हम दूसरों को बताएंगे कि हमने एक बार मास्टर लिन के खिलाफ जीत हासिल की थी। तीनों ने बातें की और शराब पी। अयान सक्सेना के चेहरे पर हमेशा हल्की मुस्कान रहती थी। उनके साथ शराब पीना प्रताप मल्होत्रा और बाकी लोगों के साथ पीने से कहीं ज्यादा आरामदायक था। 2 बोतल बियर के बाद प्रत्येक। अयान सक्सेना ने पूछा, झांग यांग, जो हाओ, आप अभी क्या कर रहे हैं? आपकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं? झांग यांग ने कहा, मेरा परिवार व्यवसाय में है। मेरे माता पिता चाहते हैं कि मैं पारिवारिक व्यवसाय संभालूं, लेकिन मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे माता पिता ने मुझे 300,000 रुपये दिए थे और एक असफल स्टार्टअप के बाद मैं आराम करने के लिए विदेश चला गया। किसने सोचा था कि, ये बोलते हुए झांग यांग की आंखों में माफी का भाव देखा। भाई लिन, मुझे खेद है। मैंने तुमसे 10 अरब दान मांगा था। मैं इतना पैसा चुकाने में सक्षम नहीं हूं, भले ही मैं खुद को बेच दूं। अयान सक्सेना, मैंने ये सिर्फ आपके कारण नहीं किया। मुझे यकीन है कि ऐसे और भी लोग हैं जो मेरे माता पिता, मेरे सास ससुर और यहाँ तक कि मेरी पत्नी और बेटी को भी निशाना बनाना चाहते हैं। ये 10 अरब एक इनाम के बराबर है।
ऐसा करने पर निश्चित रूप से चीनी सेना की ओर से मजबूत जवाबी हमले का सामना करना पड़ेगा। इस घटना के बाद ऐसे विचार रखने वाले अधिकांश लोग संभवतः इस विचार को छोड़ देंगे। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों ने इसकी आलोचना की है और किसी भी देश के लोगों को इन दो महान परोपकारी लोगों के रवैये पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए। उन्हें सैन्य प्रौद्योगिकी के अनुसंधान के लिए खुद को समर्पित करने के लिए मजबूर करना कोई मजाक नहीं है। झांग यांग, तुम्हें रोबोट के साथ छेड़छाड़ करना पसंद था, है ना? अयान सक्सेना ने पूछा। झांग यांग ने सिर हिलाया। मुझे ये शौक है, लेकिन मैं जितना गहराई से शोध करता हूँ उतना ही अधिक पैसा खर्च होता है। मेरे परिवार के पास बहुत कम पैसा है और मैं इसे इस तरह बर्बाद नहीं कर सकता। अयान सक्सेना, रोबोटिक्स उद्योग के बारे में आप क्या सोचते हैं? झांग यांग ने कुछ देर सोचा और कहा, भाई लिन, मुझे लगता है कि रोबोट उद्योग भविष्य में मोबाइल फोन उद्योग से आगे निकल सकता है। यह उद्योग भविष्य में कई चीजें बदल देगा। रोबोट अभी बहुत उच्च स्तरीय और बहुत महंगे हैं, लेकिन भविष्य में वे रेफ्रिजरेटर और रंगीन टीवी की तरह होंगे और हजारों घरों में प्रवेश करेंगे। अयान सक्सेना ने हंसते हुए कहा, क्या आप अभी भी इसके साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं? झांग यांग की आंखें चमक उठीं। भाई लिन, क्या आप रोबोटिक्स उद्योग में प्रवेश करना चाहते हैं? अयान सक्सेना, ये नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए बहुत उपयोगी है। इस ऊंचे स्थान पर अभी भी जितना संभव हो उतना कब्जा किया जाना चाहिए। फिलहाल मेरी ऊर्जा इस पर नहीं है, इसलिए आइए पहले से ही आधारभूत कार्य तैयार कर लें। क्या आप कामों में मदद करने में रुचि रखते हैं? झांग यांग ने बार बार सिर हिलाया। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं तो बस शौकिया हूँ, मेरा स्तर ठीक ठाक है। अयान सक्सेना, ये पर्याप्त है, बशर्ते आप आम आदमी न हों। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे तकनीकी काम करने को कह रहा हूँ। वर्तमान कार्य मुख्य रूप से कुछ कंपनियों का अधिग्रहण करना और उन्हें एकीकृत करना है। मेरी पत्नी समग्र नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होगी, लेकिन कभी कभी कुछ चीजों के लिए हमारे अपने लोगों की आवश्यकता होती है। झांग यांग ने तुरंत कहा, भाई लिन, मैं ये करूंगा। मेरे साथ एक इंसान की तरह व्यवहार मत करो, बस मेरे साथ एक बोझ ढोने वाले जानवर की तरह व्यवहार करो। मुझे यह उद्योग पसंद है, हे। अयान सक्सेना ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर ये तय हो गया। आपको तैयार रहना होगा कि शायद 1 या 2 साल में कोई खास विकास नहीं होगा, ये तो बस पहले से नींव रखना है। ठीक है, झांग यांग ने सिर हिलाया। अयान सक्सेना ने जो हाओ की ओर देखा। जो हाओ, तुम्हारा क्या हाल है? भविष्य के लिए तुम्हारी क्या योजनाएं हैं? जो हाओ, मैं हमेशा एक सैनिक बनना चाहता था और मैं अब भी बनना चाहता हूं, लेकिन मुझे डर है कि अब मुझे मौका नहीं मिलेगा। सैनिक बनो, अयान सक्सेना ने सोचा। उसकी ऊर्जा के साथ जो हाओ को सेना में शामिल करना आसान होगा। इसके अलावा जब वह प्रवेश करेगा तो जो हाओ का ख्याल रखा जा सकता है और वह निश्चित रूप से भविष्य में विकास और सुधार करने में सक्षम होगा। जो हाओ की भविष्य में पदोन्नति उसके लिए फायदेमंद होगी। अब सेना में उनके संबंध पहले से ही हैं, लेकिन संबंध होना स्वाभाविक रूप से उतना अच्छा नहीं है जितना कि सेना के उच्च स्तर पर अपने लोगों का होना। तुम पहले क्यों नहीं गए? अयान सक्सेना ने पूछा। जो हाओ, मेरे ग्रेड बहुत अच्छे हुआ करते थे और मेरा परिवार इससे खुश नहीं था, और उन्हें लगता है कि सैनिक बनना बहुत कठिन है, लेकिन मैं उस कठिनाई को सहन कर सकता हूँ। मैं एक कक्ष में कष्ट नहीं सहना चाहता। अयान सक्सेना ने कहा, यदि आप वास्तव में जाना चाहते हैं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं और आपका भविष्य अच्छा होगा। अपने परिवार को बुलाओ और इस बारे में बात करो। जो हाओ की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत अपने पिता को फोन किया। पिताजी, मैं अभी भी सैनिक बनना चाहता हूं। जो हाओ के पिता ने फोन पर दूसरी तरफ कहा, बेटा, क्या तुम अभी भी हार नहीं मान रहे हो? शायद तुम अंदर भी नहीं जा पाओगे। जो हाओ ने गहरी सांस ली और कहा, पिताजी, मैंने आपको बताया था कि अयान सक्सेना मेरा दोस्त है और उसने कहा है कि वह मुझे अंदर जाने में मदद कर सकता है। जो हाओ, स्पीकर फोन चालू करो, अयान सक्सेना ने कहा। जो हाओ ने जल्दी से स्पीकर फोन चालू कर दिया। अयान सक्सेना ने अपना मुंह खोला और कहा, चाचा जो, मैं अयान सक्सेना हूँ। जो हाओ के अंदर आने में निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं है। अगर वह दृढ़ रहे तो उसका भविष्य अच्छा होना चाहिए। फोन के दूसरी तरफ जो हाओ के पिता ने जल्दी से कहा, मास्टर लिन, अगर आप कहते हैं कि यह संभव है तो यह निश्चित रूप से संभव है। धन्यवाद मास्टर लिन, जो हाओ ने मन ही मन कहा। उसके बेटे की बातें अयान सक्सेना की बातों जितनी वजनदार नहीं हैं। चाचा जो, तो ये तय हो गया। कुछ और शब्द कहने के बाद जो हाओ ने फोन रख दिया। अयान सक्सेना ने कुछ देर सोचा और अमर यादव को फोन किया। बूढ़े भाई यांग, मेरा एक दोस्त सैनिक बनना चाहता है, क्या आप उसे अपने साथ ले सकते हैं?
अमर यादव ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति जताते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। अध्याय 327, धन की छोटी राशि में थोड़ा सा और इजाफा हो गया है। अयान सक्सेना, भाई यांग, क्या इससे आपको कोई परेशानी होगी? अमर यादव ने प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, भाई लिन, कोई परेशानी नहीं है। अगर मैं आपके दोस्त को भर्ती कर लूँ तो उच्च अधिकारी इसका श्रेय मुझे देंगे। यहाँ आपके दोस्त के साथ अगर आपके पास कोई अच्छी चीज़ है तो क्या आप हमें प्राथमिकता नहीं देंगे? हाँ हाँ भाई लिन, अगर आपको कुछ और लोग मिल जाएं तो हमें उनके लिए लड़ना होगा। अयान सक्सेना ने हंसते हुए कहा, तो फिर मामला सुलझ गया। मुझे पता भेजो, मैं अपने दोस्त को वहां रिपोर्ट करने के लिए भेज दूंगा। फोन पर दूसरी तरफ से अमर यादव ने कहा, भाई लिन, मेरे काम में कुछ बदलाव हुए हैं। अब मैं जिस टीम का प्रभारी हूं वह काफ़ी मजबूत है। आपके दोस्त को तैयार रहना चाहिए। परिवर्तन, भाई यांग, अब आप किसके प्रभारी हैं? अयान सक्सेना ने पूछा। अमर यादव, विभिन्न सैन्य क्षेत्रों से श्रेष्ठ सैनिकों को लाकर एक सुदृढ़ आतंकवाद विरोधी बटालियन का गठन किया गया है। यद्यपि इसमें केवल 1000 लोग हैं, लेकिन इस सुदृढ़ आतंकवाद विरोधी बटालियन का स्तर कम नहीं है। उच्च अधिकारियों ने अब मुझे इसका प्रभारी बना दिया है। अयान सक्सेना ने हल्की खांसी करते हुए कहा, भाई यांग, मुझे इस बारे में पता नहीं था। मेरा दोस्त सेना में नहीं रहा है, क्या वह शामिल हो सकता है? अमर यादव ने हंसते हुए कहा, बेशक वह शामिल हो सकता है। हर कोई अग्रिम मोर्चे पर काम नहीं कर रहा है। आपका दोस्त अभी भी कुछ अन्य काम कर सकता है। आप यहाँ तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन प्रशिक्षण काफ़ी कठिन है और यह नियमित सैनिकों की तुलना में अधिक खतरनाक भी होगा। आपको अपने दोस्त को ये बात स्पष्ट कर देनी चाहिए। अयान सक्सेना, भाई यांग, मैं बाद में आपसे संपर्क करूंगा। ठीक है। अमर यादव ने फ़ोन रख दिया और पता भेज दिया। अयान सक्सेना ने जो हाओ से कहा, जो हाओ, देश ने 1000 लोगों की आतंकवाद विरोधी बटालियन का गठन किया है। इसमें शामिल होने वाले लोग विभिन्न सैन्य क्षेत्रों के कुलीन लोग हैं। क्या आप इसमें शामिल होना चाहते हैं? ये नियमित सैनिकों की तुलना में बहुत कठिन और अधिक खतरनाक होगा, लेकिन ऐसी इकाई में योग्यता अर्जित करने के निश्चित रूप से कई और अवसर होंगे। जो हाओ ने तुरंत सिर हिलाया। मैं चाहता हूँ, मुझे बस यही चिंता है कि मैं उनके साथ नहीं रह पाऊंगा। अयान सक्सेना ने हंसते हुए कहा, अगर आप तालमेल नहीं बिठा पाते तो ये सामान्य बात है। आप जैसा साधारण व्यक्ति अभिजात वर्ग के बीच के अभिजात वर्ग के साथ कैसे तालमेल बिठा सकता है? वे जानते हैं कि तुम मेरे मित्र हो, इसलिए वे निश्चित रूप से तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, लेकिन प्रशिक्षण के मामले में वे निश्चित रूप से ढील नहीं देंगे। आखिरकार, शांतिकाल में अधिक प्रशिक्षण का मतलब है युद्ध में अधिक सुरक्षा। जो हाओ ने अपना गिलास उठाया और कहा, भाई लिन, धन्यवाद। मैं शामिल होऊंगा, चाहे ये कितना भी कठिन या थकाऊ क्यों न हो, मैं दृढ़ रहूंगा। ठीक है। अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। अपना हाथ आगे बढ़ाओ। जो हाओ ने असमंजस में अपना हाथ बढ़ाया। अयान सक्सेना ने जो हाओ की कलाई पर अपनी उंगलियां रखीं। थोड़ी देर बाद अयान सक्सेना ने कहा, जो हाओ, तुम्हारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। मैं तुम्हें बाद में दवाई का नुस्खा दूंगा। इस दवा की एक खुराक हर 3 दिन में उबालें और पहले 3 महीने तक पिएं। ये दवा आपको तेजी से ठीक होने में मदद कर सकती है और आपके प्रशिक्षण को औसत व्यक्ति की तुलना में अधिक प्रभावी बना सकती है। ज़्यादा शराब न पिएं, नहीं तो इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा ये दवा दूसरों के लिए प्रभावी नहीं हो सकती है। झांग यांग ने आश्चर्य से कहा, भाई लिन, क्या आपकी चिकित्सा कौशल भी बहुत मजबूत है? अयान सक्सेना ने हंसते हुए कहा, आप क्या सोचते हैं? जो हाओ ने उत्सुकता से पूछा, भाई लिन, आपकी चिकित्सा कौशल किस स्तर तक पहुंच गई है? अयान सक्सेना, मेरी चिकित्सा कौशल दुनिया में सर्वोच्च स्तर पर है। बस ये जान लो और इसे हर जगह मत फैलाओ, अन्यथा बहुत सारे लोग मुझे ढूंढने आएंगे और ये परेशानी का सबब बन जाएगा। झांग यांग और अन्य लोगों ने तुरंत सिर हिलाया। भाई लिन, मेरी तरफ भी देखो। झांग यांग ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाया। अयान सक्सेना ने उसकी नब्ज देखी और कहा, झांग यांग, आपको कोई अन्य समस्या नहीं है, लेकिन आपके गुर्दे की ऊर्जा में थोड़ी कमी है। अपनी पारंपरिक कला का अभ्यास थोड़ा कम करें। झांग यांग, उसने अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, भाई लिन, निश्चित रूप से मेरी किडनी की ऊर्जा में कोई कमी नहीं है। भाई लिन, आपने मेरा गलत निदान किया होगा, मैं इसका इलाज कर सकता हूँ। अयान सक्सेना ने शांति से कहा। गॉडफादर। झांग यांग ने तुरंत अपना भाव बदला और चिल्लाया, गॉडफादर, आप और क्या खाना चाहेंगे? मैं बॉस से तुरंत इसका इंतजाम करवाता हूँ। क्या आपने नहीं कहा था कि आपके गुर्दे की ऊर्जा में कोई कमी नहीं है? झांग यांग ने तुरंत कहा, किसने कहा ये?
मुझे गुर्दे की ऊर्जा की कमी है, मुझे निश्चित रूप से गुर्दे की ऊर्जा की कमी है। भाई लिन, मैं इसका इलाज कैसे कर सकता हूँ? अयान सक्सेना ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, मैं बाद में आपको दवा का नुस्खा दे दूंगा। हे, अच्छा। डिंग डिंग। आधे घंटे बाद अचानक अयान सक्सेना का फोन बज उठा। शेख हैदर, क्या बात है? अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा। वह अरबी भाषा का प्रयोग कर रहा था और झांग यांग तथा अन्य लोग उसे समझ नहीं सके। फोन के दूसरी ओर शेख हैदर ने कहा, प्रिय लिन, मैंने सुना है कि आप नए ड्रोन पर शोध करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या ये नए ड्रोन हमें बेचे जा सकते हैं? अयान सक्सेना ने कहा, यदि आपके पास पर्याप्त संख्या में मूल ड्रोन हैं तो वे आपकी समस्या का समाधान करने में सक्षम हैं। आपको नए ड्रोन की जरूरत नहीं है। शेख हैदर ने तुरंत कहा, मास्टर लिन, हमें उनकी जरूरत है और हमें अतिरेक पसंद है। जिंगमैन टेक्नोलॉजी एक नागरिक कंपनी है। आपके द्वारा उत्पादित चीजें नागरिक उत्पाद होनी चाहिए जिन्हें बेचा जा सके, है ना? अयान सक्सेना, ये बेशक, हम नागरिक उत्पाद बनाते हैं। शेख हैदर ने हंसते हुए कहा, यह अच्छी बात है, मास्टर लिन। कृपया समय आने पर हमें नए ड्रोन बेचना सुनिश्चित करें। समय आने पर हम देखेंगे, अयान सक्सेना ने कहा। शेख हैदर ने उत्सुकता से कहा, मास्टर लिन, तब तक इंतजार मत कीजिए। हमें आपकी कंपनी के उत्पादों की सख्त जरूरत है। हम आपके वर्तमान ड्रोनों में से 100,000 और खरीदेंगे। क्या कुल कीमत अभी भी $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो सकती है? अयान सक्सेना, क्या टाइकून है? शेख हैदर के 1 लाख ड्रोनों के दूसरे बैच में अभी भी 50,000 ड्रोनों का तत्काल बैकऑर्डर बाकी है। क्या आप इतने का उपयोग कर सकते हैं? अयान सक्सेना ने पूछा। शेख हैदर ने हंसते हुए कहा, मास्टर लिन, इसकी चिंता मत कीजिए। हमारे यहाँ शाही परिवार के कई सदस्य हैं। शाही परिवार के किसी सदस्य के पास सुरक्षा के लिए 1 या 2 दर्जन ड्रोन होना सामान्य बात है। हमें कुछ प्रमुख क्षेत्रों में ड्रोन तैनात करने की भी आवश्यकता है। अयान सक्सेना, आपको ये 100,000 ड्रोन बेचने में कोई समस्या नहीं है। नए ड्रोन इतने दाम में नहीं होंगे। हम तब इस बारे में बात करेंगे। मैं आपको अभी भी कुछ ड्रोन बेच पाऊंगा। वह बाद में ड्रोन के नागरिक और सैन्य संस्करण बना सकते हैं। सैन्य संस्करण निश्चित रूप से अधिक मजबूत होगा, लेकिन नागरिक संस्करण भी अभी की तुलना में कहीं अधिक मजबूत होगा। ठीक है, ठीक है। शेख हैदर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हालांकि वह तकनीक को नहीं समझता, लेकिन वह ड्रैगन कंट्री के लोगों को समझता है। इस $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की ईमानदारी के साथ इसके बारे में बात करना आसान होगा। जब तक वे बात कर सकते हैं तब तक सब ठीक है। वह बाकी रकम छोटे मोटे लोगों के लिए छोड़ सकता है। शेख हैदर, चलो इसे अभी यहीं छोड़ देते हैं। अयान सक्सेना ने बात करने के बाद फोन रख दिया। शेख हैदर ने जल्दी से अयान सक्सेना को पैसे ट्रांसफर करने का इंतजाम कर लिया। $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर कोई छोटी रकम नहीं है, लेकिन उन्हें अयान सक्सेना के डिफॉल्ट करने की चिंता नहीं है। अयान सक्सेना की प्रतिष्ठा को देखते हुए वह ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे। भाई लिन, आप कौन सी भाषा बोल रहे थे? झांग यांग ने पूछा। अयान सक्सेना, अरबी। कैमल कंट्री का एक राजकुमार मुझसे ड्रोन खरीदना चाहता है। ड्रोन का निर्माण जिंगमैन टेक्नोलॉजी द्वारा किया जा रहा है और भविष्य में एक नई कंपनी स्थापित की जाएगी। नई कंपनी पूरी तरह से मेरी स्वामित्व वाली है। ड्रोन की बिक्री अब बहुत बढ़ गई है। भविष्य में मेरा मानना है कि रोबोट बाजार निश्चित रूप से ड्रोन बाजार से बदतर नहीं होगा। झांग यांग ने सिर हिलाया। भाई लिन, मैं कड़ी मेहनत करूंगा। अधिक लंबे समय बाद तक नहीं। डिंग। बैंक से संदेश आया। अयान सक्सेना ने कार्ड पर नजर डाली। उसके कार्ड में $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर ज्यादा थे। वर्तमान विनिमय दर पर यह 7.3 बिलियन RMB है। 100,000 ड्रोन खरीदने के लिए केवल 300 मिलियन की आवश्यकता होगी। 7 बिलियन के लाभ के अलावा मूल 23.9 बिलियन को जोड़कर उनकी छोटी सी धनराशि 30.9 बिलियन तक पहुंच गई। अध्याय 328 विमान निर्माण प्रौद्योगिकी में सुधार। पलक झपकते ही अगला दिन आ गया। अयान सक्सेना ने धैर्यपूर्वक अनिंदिता सक्सेना को कागज के हवाई जहाज मोड़ना सिखाया। अनिंदिता सक्सेना की इस क्षेत्र में रुचि काफी बढ़ गई थी। पिछले 2-3 दिनों से उन्होंने इसे सीखने की पहल की थी। होस्ट, आपका हवाई जहाज निर्माण कौशल ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंच गया है। सिस्टम की आवाज अचानक अयान सक्सेना के दिमाग में गूंजी। अयान सक्सेना के दिमाग में बहुत ज्यादा जानकारी भर गई। अगर सिस्टम उसकी सुरक्षा नहीं कर रहा होता तो इतनी ज्यादा जानकारी के कारण अयान सक्सेना का दिमाग अचानक से ध्वस्त हो जाता। अंततः स्तर ऊपर पहुंच गया। अयान सक्सेना मन ही मन बहुत खुश था। ग्रैंडमास्टर स्तर पर हवाई जहाज निर्माण कौशल कुछ हद तक अपर्याप्त था। ग्रैंडमास्टर स्तर तक पहुंचने का मतलब था कि वह दुनिया के शीर्ष स्तर पर थे।
इस कौशल में कई चीजें शामिल थीं। ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंचने से अयान सक्सेना में कई पहलुओं में सुधार आएगा और उनकी समग्र क्षमता में काफी सुधार हो सकेगा। पिताजी, कुछ अजीब सा लग रहा है। अनिंदिता सक्सेना ने अयान सक्सेना की ओर देखा और संदेह से कहा। क्या गलत? अयान सक्सेना ने पूछा। अनिंदिता सक्सेना ने प्यारे और मासूम अंदाज में कहा, मुझे नहीं पता। हवाई जहाज निर्माण प्रौद्योगिकी में कियान की प्रतिभा ठीक होनी चाहिए। अयान सक्सेना ने मन ही मन सोचा, उनका ग्रैंडमास्टर स्तर इस क्षेत्र में अनिंदिता सक्सेना की प्रतिभा को दोगुना कर देगा। यदि यह बहुत कम होता तो उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कियान, क्या तुम्हें अब हवाई जहाज और भी ज्यादा पसंद आने लगे हैं? अयान सक्सेना ने पूछा। अनिंदिता सक्सेना ने बार बार सिर हिलाया। हाँ डैडी, आइए भविष्य में हम सब मिलकर एक बड़ा हवाई जहाज बनाएं। अयान सक्सेना ने अनिंदिता सक्सेना को किस किया। ठीक है, चलो इसे मोड़ना जारी रखें। 10 मिनट से ज्यादा समय बीत गया। सिस्टम की मदद से अयान सक्सेना ने अपने द्वारा अर्जित अनुभव को आत्मसात कर लिया। वह विमान निर्माण में ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंच गया था। हालांकि यह अभी भी ग्रैंड मास्टर का प्रारंभिक चरण था, लेकिन ये पहले से ही बहुत मजबूत था। सभी पहलुओं में उनकी तकनीक ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंच गई थी। अच्छा हुआ, यहाँ तो छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की तकनीक भी मौजूद है। अयान सक्सेना मन ही मन बुदबुदाया। हुआ, देश के पास पहले से ही छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान थे। कुछ तकनीकें उसके पास मौजूद तकनीकों से ज्यादा मजबूत थीं, लेकिन कई तकनीकें अभी भी उससे कमजोर थीं। एक लड़ाकू विमान में कई चीजें शामिल होती हैं। नए विकसित लड़ाकू विमानों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि परिपक्व मॉडलों में भी कुछ पहलुओं में कुछ कमियां जरूर होती हैं। लेकिन अयान सक्सेना के लिए यहाँ कोई कमी नहीं थी। इसके अलावा अयान सक्सेना विमान के सभी भागों को पूरी तरह से समन्वित कर सकता था। बड़े यात्री विमान, सशस्त्र हेलीकॉप्टर, बमवर्षक, टोही विमान, ड्रोन। अयान सक्सेना के मन में कई बातें आईं और वह बहुत उत्साहित था। ये सुधार बहुत महत्वपूर्ण था। जैसा कि उन्होंने उम्मीद की थी, ड्रोन बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। नए ड्रोन का प्रदर्शन DJI के ड्रोन से ज्यादा बेहतर था। नई नियंत्रण प्रणाली और भी अधिक शक्तिशाली है। अधिक शक्तिशाली ड्रोन और अधिक शक्तिशाली नियंत्रण प्रणाली के संयोजन से ड्रोन झुंड की लड़ाकू क्षमता में काफी सुधार होता है। अयान सक्सेना मन ही मन बुदबुदाया। मूल ड्रोन में बुद्धिमत्ता का अभाव था। नए ड्रोन नियंत्रण प्रणाली में मुख्य रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया गया है। अगला कदम, मुझे जल्दी से इस बुद्धिमान प्रणाली को बाहर निकालना होगा। अयान सक्सेना ने मन ही मन सोचा। इस बुद्धिमान प्रणाली का उपयोग मूल ड्रोन के लिए भी किया जा सकता था, लेकिन मूल ड्रोन का हार्डवेयर उतना मजबूत नहीं था। नई बुद्धिमान प्रणाली के साथ कम से कम वह शादी के बाद अधिक सुरक्षित रहेगा। उसकी शादी में बहुत से मेहमान आएंगे और कुछ भी गलत नहीं हो सकता। कियान, तुम थोड़ी देर अकेले ही खेलो। ठीक है। अयान सक्सेना अध्ययन कक्ष में गए। उन्होंने शेरा का फोन नंबर डायल किया। शेरा, छठी पीढ़ी के विमान के विकास में क्या कोई कठिनाइयां हैं? छठी पीढ़ी के विमान ने अपनी पहली उड़ान भरी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि इसमें कोई कठिनाइयां नहीं थीं। शेरा की आंखें चमक उठीं और बोले, मिस्टर सक्सेना, क्या आप इसमें रुचि रखते हैं? निश्चित रूप से कठिनाइयां हैं। यदि कठिनाइयां न होती तो हमारा छठी पीढ़ी का विमान परिपक्व हो चुका होता। अयान सक्सेना, मैं तो बस पूछ रहा हूं। यदि कोई कठिनाइयां होंगी तो मैं उनका अध्ययन करूंगा। शेरा ने तुरंत कहा, मिस्टर सक्सेना, मुझे इसकी अनुमति नहीं है। मैं डायरेक्टर जू से सीधे आपसे संपर्क करवाऊंगा। ठीक है। 2 मिनट बाद अरुण राव ने फोन किया। श्री सक्सेना, हमारे छठी पीढ़ी के विमान के विकास में मुख्य बाधा भौतिक समस्या है। हमारा छठी पीढ़ी का विमान इंजन बहुत मजबूत है, लेकिन ये बहुत ज्यादा मजबूत है। यह इंजन पर और लड़ाकू जेट के भागों आदि पर बहुत अधिक दबाव डालेगा। अत्यधिक तीव्र गति वाले लड़ाकू विमानों के लिए स्टेल्थ कोटिंग भी एक बड़ी परीक्षा है। अयान सक्सेना ने कहा, आपका मतलब है कि इसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। हाँ मिस्टर सक्सेना, अरुण राव ने कहा। अयान सक्सेना की सुरक्षा के स्तर को देखते हुए उन्हें अयान सक्सेना से कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं थी। अयान सक्सेना ने कहा, मेरे पास नई सामग्रियों के लिए कुछ विचार हैं। निर्देशक जू, इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को मुझसे संपर्क करने के लिए खोजें। मैं उन्हें उस समय अध्ययन करने के लिए कुछ जानकारी दूंगा। अरुण राव की आंखें चमक उठीं। ठीक है मिस्टर सक्सेना। फोन रखते ही अरुण राव ने तुरंत समन्वय स्थापित कर व्यवस्था कर दी। लगभग आधे घंटे बाद इस क्षेत्र के एक शिक्षाविद अयान सक्सेना ने भी इसमें अपना नाम शामिल किया। इस दौरान अयान सक्सेना ने पहले ही जानकारी तैयार कर ली थी, जिसमें उस नई सामग्री के निर्माण की विस्तृत जानकारी थी। शिक्षाविद लुओ, कृपया इसका परीक्षण करें।
मेरे अनुमान में यह नई सामग्री बहुत अच्छी होनी चाहिए। अयान सक्सेना ने सूचना दूसरे पक्ष को भेज दी। ठीक है, जिस शिक्षाविद ने अयान सक्सेना से संपर्क किया था उसे नहीं पता था कि अयान सक्सेना कौन है। उसे सिर्फ इतना पता था कि यह एक शीर्ष विशेषज्ञ था जिससे उच्च अधिकारियों ने उसे संपर्क करने के लिए कहा था। जल्द ही इस शिक्षाविद ने जानकारी खोल दी। उन्होंने इसे विस्तार से देखा। अयान सक्सेना की नई सामग्री का निर्माण जटिल था और अपेक्षाकृत महंगी भी थी, इसलिए यह नागरिक उपयोग के लिए काम नहीं करेगी, लेकिन लड़ाकू विमानों पर इसका उपयोग करने में कोई समस्या नहीं होगी। हम शिक्षाविद लुओ ने जब पीछे का दृश्य देखा तो दंग रह गए। अयान सक्सेना ने लिखा कि इस नई सामग्री का उपयोग करने पर इंजन का अपेक्षित जीवनकाल 10,000 घंटे तक पहुंच जाएगा। एक लड़ाकू जेट इंजन का सामान्य जीवनकाल 3,000 से 6,000 घंटे होता है, लेकिन यह एक परिपक्व लड़ाकू जेट इंजन का जीवनकाल है। यदि यह सचमुच 10,000 घंटों तक पहुंच सके तो यह बहुत अच्छा होगा, शिक्षाविद लुओ ने खुद से कहा। उन्हें निश्चित रूप से छठी पीढ़ी के विमान इंजन की आयु का पता था, जो इससे बहुत कम थी। युद्ध के लिए यह कोई समस्या नहीं थी, लेकिन शांति के समय प्रशिक्षण और अन्य उपभोग बहुत अधिक था। ये सिर्फ धन की बर्बादी नहीं थी, यह इंजन का जीवन काल था जो पागलों की तरह जल रहा था। चलो पहले इसे आजमाते हैं। यदि यह विफल भी हो जाए तो भी नुकसान स्वीकार्य है, शिक्षाविद लुओ ने मन ही मन सोचा। वह एक शीर्ष पदार्थ विज्ञान शिक्षाविद थे जो नई सामग्रियों के अनुसंधान में विशेषज्ञ थे और इसके लिए उनके पास काफी बजट भी था। जल्द ही शिक्षाविद लुओ गुप्त रूप से काम पर लग गए। यदि यह सच था तो इसे पुनर्तः गुप्त रखा जाना चाहिए था। दोपहर को अनिंदिता सक्सेना सो गईं। अयान सक्सेना कंप्यूटर के सामने बैठ गया और कीबोर्ड पर टाइप करने लगा। उनके दिमाग में ड्रोनों के लिए बुद्धिमान नियंत्रण कार्यक्रम था, लेकिन उसे लिखने में बहुत समय लग जाता। सिस्टम, क्या आप मेरे दिमाग में मौजूद कंट्रोल प्रोग्राम को सीधे मेरे कंप्यूटर पर स्थानांतरित नहीं कर सकते? 1 घंटे बाद अयान सक्सेना ने अपनी कलाई रगड़ी। सिस्टम, होस्ट, नहीं। अयान सक्सेना ने चुपके से अपना सिर हिलाया। वह बेचैनी से कोड टाइप करता रहा और अक्षर तेजी से उसके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर उभर आए। ये काम 20 घंटे से कम समय में खत्म नहीं होगा। अनजाने में ही रात हो गई थी। बेशक अयान सक्सेना ने दोपहर में ऐसा नहीं किया था। जब अनिंदिता सक्सेना जाग गई तो उसे उसका ख्याल रखना पड़ा। वह रात में भी काम करता रहा। फिलहाल उनके पास इनबॉक्स में आए ईमेल का जवाब देने का समय नहीं था। ये शिक्षाविद लुओ की आंखें आश्चर्य से भरी थीं। अयान सक्सेना द्वारा बताई गई विधि का अनुसरण करते हुए उन्होंने एक प्रोटोटाइप बनाया। परीक्षण के परिणामों से पता चला कि सामग्री का प्रदर्शन बिल्कुल वैसा ही था जैसा अयान सक्सेना ने कहा था। अध्याय 329, सामग्री विशेषज्ञ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शिक्षाविद लुओ उत्साह से आगे पीछे चले। इस नई सामग्री से छठी पीढ़ी के विमानों की एक बड़ी कमी पूरी हो जाएगी तथा इस नई सामग्री का उपयोग 5वीं पीढ़ी के विमानों में भी किया जा सकेगा। इसका उपयोग एरोस्पेस में भी किया जा सकता है। शिक्षाविद लुओ ने समय देखा। सुबह के 1 बजे थे। विशेष रूप से देर नहीं हुई थी। उन्होंने एक बड़े व्यक्ति को बुलाया। अयान सक्सेना का संपर्क विवरण उन्हें इसी बड़े व्यक्ति ने दिया था। शिक्षाविद लुओ, क्या बात है? कॉल कनेक्ट हुई और एक थकी हुई लेकिन दृढ़ आवाज आई। शिक्षाविद लुओ, निर्देशक सोंग, आपके विश्राम में खलल डालने के लिए मुझे खेद है। शिक्षाविद लुओ के साथ फोन पर बात करने वाले व्यक्ति का नाम सोंग जिहाई था। वह निर्देशक है, लेकिन उसका निर्देशकीय पद आम निर्देशकों से अलग है। उसका स्तर मंत्री से भी ऊंचा है। कोई बात नहीं शिक्षाविद लुओ, आपको मुझे कॉल करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण काम करना होगा। मेरा काम आपकी कुछ परेशानियों को सुलझाने में मदद करना है, सोंग जिहाई ने बाथरूम में जाते हुए कहा। उसने अपना सिर साफ करने के लिए अपने चेहरे पर थोड़ा ठंडा पानी छिड़का। वह कल रात पूरी रात जागता रहा था और आज रात भी वह सोया नहीं था। शिक्षाविद लुओ, क्या बात है? वह पदार्थ विज्ञान विशेषज्ञ बहुत शक्तिशाली है। मैंने उसकी विधि के अनुसार नई सामग्रियों का परीक्षण और निर्माण किया है। सोंग जिहाई दंग रह गया। कौन सा पदार्थ विज्ञान विशेषज्ञ? शिक्षाविद लुओ, निदेशक सोंग, ये वह संपर्क जानकारी है जो आपने मुझे आज दी है। नहीं, ये तो कल ही बता देना चाहिए था। क्या वह पदार्थ विज्ञान के विशेषज्ञ नहीं हैं? सोंग जिहाई को एहसास हुआ कि शिक्षाविद लुओ अयान सक्सेना के बारे में बात कर रहे थे। वह है। शिक्षाविद लुओ, मैं बहुत व्यस्त और उलझन में हूँ। उन्होंने आपको एक नई सामग्री के निर्माण की विधि बताई, सोंग जिहाई ने कहा। शिक्षाविद लुओ, हाँ, उनकी विधि बहुत विस्तृत है। मैं उनकी विधि के अनुसार पहले प्रयोग में सफल रहा। नई सामग्री का प्रदर्शन बहुत मजबूत है। सोंग जिहाई की आंखें चमक उठी। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है?
विशेष रूप से इस नई सामग्री का प्रदर्शन कितना मजबूत है। शिक्षाविद लुओ ने उत्साहपूर्वक कहा, निदेशक सोंग, इस नई सामग्री का उपयोग लड़ाकू जेट इंजन बनाने के लिए किया जा सकता है और इसका उपयोग एरोस्पेस, कृत्रिम सूर्य और अन्य परियोजनाओं में भी किया जा सकता है। इस नई सामग्री के प्रदर्शन के अनुसार छठी पीढ़ी के लड़ाकू इंजन का जीवन 10,000 घंटे से अधिक तक बढ़ाया जा सकता है। सोंग जिहाई दंग रह गया। शिक्षाविद लुओ, क्या आपने अभी छठी पीढ़ी के विमान की बात की जो 10,000 घंटे से अधिक चला है? हाँ, डायरेक्टर सोंग, सैद्धांतिक रूप से यह 12,000 घंटे तक हो सकता है, लेकिन 10,000 घंटे कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। सोंग जिहाई का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह हाल ही में इस मामले को लेकर चिंतित था। नई छठी पीढ़ी का विमान बहुत मजबूत है, लेकिन ये बहुत मजबूत है और इंजन का जीवन सीमित है। एक मजबूत नई सामग्री ढूंढनी होगी। हालांकि हाल के वर्षों में पदार्थ विज्ञान की प्रगति धीमी रही है। योग्य नई सामग्री विकसित करना आसान नहीं है। शिक्षाविद लुओ, उतरने में कितना समय लगेगा? सोंग जिहाई ने पूछा। प्रयोगशाला में विनिर्माण और बड़े पैमाने पर उत्पादन में कोई अंतर नहीं है। कुछ चीजें प्रयोगशाला में निर्मित की जा सकती हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव नहीं है या लागत बहुत अधिक है। शिक्षाविद लुओ, निर्देशक सोंग, उस विशेषज्ञ द्वारा दी गई विधि बहुत विस्तृत है और बड़े पैमाने पर उत्पादन की विधि का भी उल्लेख किया गया है। 3 महीने के भीतर बड़े पैमाने पर उत्पादन प्राप्त करने में कोई समस्या नहीं है। बात बस इतनी है कि कीमत अपेक्षाकृत अधिक है। इस नई सामग्री का उपयोग केवल अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी वाले उत्पादों में ही किया जा सकता है। सोंग जिहाई, कीमत अपेक्षाकृत अधिक है। यदि ये 10,000 घंटे तक उड़ सकता है तो ये स्वीकार्य है, भले ही लागत वर्तमान की तुलना में दोगुनी हो। शिक्षाविद लुओ ने तुरंत कहा, इसकी कीमत अपेक्षाकृत अधिक है, लेकिन ये हमारे वर्तमान इंजन सामग्री की विनिर्माण लागत से कम है। सोंग जिहाई की आंखें चमक उठीं। प्रदर्शन इतना उच्च है और विनिर्माण लागत कम है। शिक्षाविद लुओ, मेरे अनुभव से ऐसा ही होना चाहिए। इस नई सामग्री का उपयोग करके हमारी छठी पीढ़ी के विमान इंजन की विनिर्माण कीमत 30% तक कम की जा सकती है। अनुमान है कि 5वीं पीढ़ी का विमान भी ऐसा ही होगा। सोंग जिहाई बहुत उत्साहित था। शिक्षाविद लुओ, ये शोध परिणाम बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में कोई नहीं जान सकता, ये शीर्ष गुप्त है, समझे? सोंग जिहाई ने गहरी आवाज में कहा। शिक्षाविद लुओ की पहचान के साथ गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मामला बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्हें अभी भी इस पर जोर देना होगा। समझा? शिक्षाविद लुओ ने जल्दी से कहा। अयान सक्सेना इस समय कीबोर्ड पर कड़ी मेहनत कर रहे थे। उन्हें जल्दी से ड्रोन कंट्रोल सिस्टम विकसित करना था। इससे उनकी और रोशनी मेहरा तथा अन्य लोगों की सुरक्षा बेहतर हो सकेगी। रात बीत गई। रोशनी मेहरा जाग उठी और उसके पास सिर्फ अनिंदिता सक्सेना थी। वह पजामा पहने हुए स्टडी रूम के दरवाजे पर गई। अयान सक्सेना अभी भी मेहनत कर रहा था। पति जी, क्या मेरा अंदर आना सुविधाजनक होगा? रोशनी मेहरा ने पूछा। अयान सक्सेना जो कर रहा है उसमें सरकारी रहस्य शामिल हो सकता है। हाँ, अयान सक्सेना ने बिना सिर उठाए कहा। रोशनी मेहरा अयान सक्सेना के पीछे गई। उसने कंप्यूटर स्क्रीन पर तरह तरह के घने अक्षर और चिन्ह देखे। उसे देखते ही उसे चक्कर आने लगा। पत्नी, मैं 2 मिनट में काम खत्म कर लूंगा, अयान सक्सेना ने तेजी से टाइप करते हुए कहा। उसका अपने शरीर पर बहुत मजबूत नियंत्रण है और इनपुट में लगभग कोई गलती नहीं होती। रोशनी मेहरा ने चुपके से जीभ चटकाए। अगर उसे किताब टाइप करने के लिए भी कहा जाए तो वह कई गलतियां करेगी। अयान सक्सेना की इनपुट स्पीड आम लोगों से कहीं ज्यादा तेज है। 2 मिनट बीते और अयान सक्सेना रुक गया। पति, ये किस लिए है? अयान सक्सेना उठे और रोशनी मेहरा को गले लगाया और मुस्कुराते हुए कहा, यह एक नया ड्रोन नियंत्रण प्रणाली है। मूल नियंत्रण प्रणाली की तुलना में यह अधिक बुद्धिमान है। रोशनी मेहरा, मूल नियंत्रण प्रणाली पहले से ही बहुत मजबूत है। अयान सक्सेना ने कुछ देर सोचा और कहा, उदाहरण के लिए, मूल ड्रोन किसी के पास आने का पता लगा सकता है। यदि यह व्यक्ति बंदूक लेकर चल रहा है और श्वेत सूची में नहीं है, तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह व्यक्ति दुश्मन हो सकता है। यह तय करना कठिन है कि दूसरे पक्ष के पास बंदूक है या नहीं। यदि एक नई नियंत्रण प्रणाली स्थापित की जाती है तो ड्रोन का AI मानव की तरह दूसरे पक्ष के व्यवहार का विश्लेषण कर सकता है। नई प्रणाली का AI लक्ष्य की चाल आदि के माध्यम से ये भी पता लगा सकता है कि लक्ष्य एक सामान्य व्यक्ति है या नहीं। रोशनी मेहरा की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखी। पति, क्या ये सैन्य उपयोग के लिए है? अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। पूर्ण सैन्य संस्करण और कुछ स्थानीय तानाशाह देशों को बेचा जाने वाला एक विदेशी व्यापार संस्करण भी होगा। विदेशी व्यापार संस्करण भी मूल से कहीं अधिक मजबूत होगा।
रोशनी मेहरा ने अयान सक्सेना को गले लगा लिया। पति जी, कल रात को आप फिर सोए नहीं। जाकर लेट जाइए और थोड़ी देर आराम कर लीजिए, आज मैं नाश्ता बनाऊंगी। अयान सक्सेना ने रोशनी मेहरा के माथे पर किस किया। ठीक है। अयान सक्सेना बिस्तर पर लेटते ही सो गया। 1 घंटे बाद जब अनिंदिता सक्सेना जागी तो वह जागा। पिताजी, सुप्रभात, अनिंदिता सक्सेना ने मधुर स्वर में कहा। अयान सक्सेना ने अनिंदिता सक्सेना को गले लगाया और उसे चूमा। गुड मॉर्निंग बेबी। अनिंदिता, चलो जल्दी से उठो, माँ आज नाश्ता बना रही है, ये तैयार हो जाना चाहिए। अनिंदिता सक्सेना ने आंखें मूंदते हुए कहा, पिताजी, मेरा पेट भरा हुआ लग रहा है, क्या मैं नाश्ता नहीं कर सकती? अयान सक्सेना अचंभित होकर हंसने लगे। तुम इतनी देर तक सोए रहे, क्या तुम्हारा पेट भर गया है? अनिंदिता सक्सेना ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। बकवास। अनिंदिता, उठो और जल्दी से नहा लो। नहा लेने के बाद तुम नाश्ता कर सकती हो। मैंने समुद्री भोजन का दलिया बनाया है। रोशनी मेहरा ने दरवाजा खोला और अंदर आ गई। अनिंदिता सक्सेना, माँ, आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रिज में पापा ने पकौड़े लपेटे हैं। मैं सिर्फ 5 खाऊंगी। नहीं, 7 खाऊंगी। रोशनी मेहरा ने गुस्से से कहा। अनिंदिता, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारा पेट भूखा नहीं है? जब तुम्हें बहुत भूख नहीं होती तो तुम 5 खा लेती हो, और जब तुम्हें भूख लगती है तो तुम केवल 6 या 7 खाती हो। ये अनिंदिता सक्सेना ने मदद के लिए अयान सक्सेना की ओर देखा। अयान सक्सेना मुस्कुराया और बोला, अनिंदिता, चलो जल्दी से उठो। हाँ हाँ। जल्द ही अयान सक्सेना और अन्य लोग उठे और नहा धोए। रोशनी मेहरा ने दलिया परोसा। इसका स्वरूप बहुत अच्छा लग रहा है। अयान सक्सेना ने इसका स्वाद चखा। और पत्नी, आपके दलिया का स्वाद बहुत अनोखा है। अनिंदिता सक्सेना ने सावधानी से थोड़ा सा खाया। उसने रोशनी मेहरा की ओर कड़वाहट भरे चेहरे से देखा। माँ, क्या मैं यह नहीं खा सकती और पकौड़ियाँ नहीं खा सकती? रोशनी मेहरा ने असमंजस में पूछा, क्या यह इतना अरुचिकर है? उसने खुद भी एक निवाला खाया और जल्दी से कूड़ेदान की ओर भागी। इस दलिया में मछली जैसी बहुत तेज गंध आती है। पति जी, ऐसा कैसे हो सकता है? रोशनी मेहरा ने पानी का एक घूंट लिया और अपना मुंह धोते हुए दबी हुई आवाज में कहा। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, सीफूड दलिया अगर ठीक से संभाला न जाए तो ऐसा ही होता है। फ्रिज में पकौड़े हैं, चलो पकौड़े खाते हैं। अध्याय 330 की दूसरी विदेशी भाषा। पकौड़े पक गए और अनिंदिता सक्सेना ने उन्हें खुशी खुशी खाया। अयान सक्सेना द्वारा बनाए गए पकौड़े रोशनी मेहरा द्वारा बनाए गए दलिया से कहीं बेहतर थे। पत्नी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अनिंदिता की अंग्रेजी पहले से ही बहुत अच्छी है और वह भाषा सीखने के लिए स्वर्णिम उम्र में है। मैं उसे एक विदेशी भाषा सिखाना चाहता हूँ। आप क्या सोचते हैं? अयान सक्सेना ने पूछा। रोशनी मेहरा ने अपना सिर हिलाया। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप इस मामले में मुझसे कहीं बेहतर हैं, पतिदेव। आप ही फैसला करें। वैसे पतिदेव, आप कितनी भाषाएं जानते हैं? अयान सक्सेना ने कहा, मैंने वास्तव में गिनती नहीं की है, शायद 30 या 40। मैं अब मूल रूप से सभी अधिक प्रचलित विदेशी भाषाओं को जानता हूँ। रोशनी मेहरा, पति जी, आपने इतनी सारी बातें क्यों सीखीं? अयान सक्सेना ने हंसते हुए कहा, इन्हें सीखना आसान है, बस इन्हें संभाल कर रखना है। आप कभी नहीं जानते कि ये कब काम आ जाएं। यदि आप आपत्ति न करें तो मैं अनिंदिता को एक और नई भाषा सिखाऊंगा। रोशनी मेहरा ने सिर हिलाया। पति जी, अनिंदिता ने इतनी जल्दी अंग्रेजी सीख ली, क्या इसका मतलब यह है कि उसकी भाषा प्रतिभा बहुत अच्छी है? हाँ, उसमें भाषाओं के प्रति बहुत अच्छी प्रतिभा है। अयान सक्सेना हल्का सा मुस्कुराया। अनिंदिता सक्सेना की भाषा प्रतिभा मूल रूप से विशेष रूप से मजबूत नहीं थी, लेकिन अब जब वह इतनी सारी विदेशी भाषाएं जानती हैं तो अनिंदिता सक्सेना की भाषा प्रतिभा पहले से 4 गुना अधिक हो गई है। पति जी, अनिंदिता को विदेशी भाषा सीखने में कितना समय लगेगा? रोशनी मेहरा ने पूछा। अयान सक्सेना ने एक पल के लिए सोचा। अनिंदिता की प्रतिभा और मेरे शिक्षण के कारण वह लगभग आधे साल में एक विदेशी भाषा बोल सकती है। सुनने, पढ़ने और लिखने में सक्षम होने में शायद 1 साल लगेगा। यह अच्छा होगा यदि अनिंदिता भविष्य में 4 या 5 विदेशी भाषाएं बोल सके। रोशनी मेहरा, पति जी, आप तय करें। जब तक अनिंदिता सीखने को तैयार है तब तक, अगर वह नहीं भी सीखना चाहती तो कोई बात नहीं। ठीक है। अयान सक्सेना ने अनिंदिता सक्सेना की ओर देखा। अनिंदिता, हम बाद में एक नई भाषा सीखेंगे। पिताजी कुछ भाषाएं बोलेंगे और तुम देख सकोगी कि तुम्हें किस भाषा में अधिक रुचि है। ठीक है, ठीक है। अनिंदिता सक्सेना ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। अयान सक्सेना ने बोलना शुरू किया। जर्मन, फ्रेंच, अरबी, रूसी, जापानी, इतालवी, स्पेनिश, पुर्तगाली आदि। अयान सक्सेना ने प्रत्येक भाषा में एक पैराग्राफ बोला।
अनिंदिता, तुम कौन सा सीखना चाहती हो? अयान सक्सेना ने पूछा। अनिंदिता सक्सेना ने ध्यान से सोचा, पिताजी, दूसरा। माँ, क्या आप दूसरा बोल सकती हैं? रोशनी मेहरा ने अपना सिर हिलाया। माँ को बस थोड़ा बहुत ही आता है। अंग्रेजी एकमात्र विदेशी भाषा है जिसमें माँ बहुत अच्छी हैं। आप दूसरी विदेशी भाषा केवल पिताजी से ही सीख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अनिंदिता सक्सेना ने सिर हिलाया। अयान सक्सेना ने कहा, पत्नी, शादी नजदीक आ रही है। कंपनी के मामलों में आपको जरूरी काम जल्दी निपटाने होंगे। हमें तैयारी के लिए पहले से ही यिनचैंग जाना होगा। रोशनी मेहरा, मेरे माता पिता कल जाएंगे, चलो परसों चलते हैं। मुझे जाना है। जल्द ही रोशनी मेहरा काम पर चली गईं। अनिंदिता सक्सेना, पिताजी, माँ बहुत व्यस्त रहती थीं, अब से भी अधिक व्यस्त। माँ कहती थी कि जब उनका काम खत्म हो जाएगा तो वे मेरे साथ खेलेंगी। लेकिन माँ का काम कभी खत्म नहीं होता। अयान सक्सेना दंग रह गया। उन्होंने अनिंदिता सक्सेना को गले लगाया और चूमा। अनिंदिता, पिताजी व्यस्त नहीं हैं। पिताजी के पास तुम्हारे साथ बिताने के लिए बहुत समय होगा। भविष्य में माँ के पास भी आपके साथ बिताने के लिए अधिक समय होगा। अनिंदिता सक्सेना ने बचकानी आवाज में पूछा, पापा, मुझे छोटा भाई या बहन होने में कितना समय लगेगा? फिर मेरे पास खेलने के लिए छोटे भाई बहन होंगे, ही। अनिंदिता, इसमें थोड़ा समय लगेगा। जब तुम 2 और विदेशी भाषाएं सीख लोगी तो ये समय आ जाएगा। अयान सक्सेना ने अनिंदिता सक्सेना के छोटे से सिर पर हाथ फेरा। पिताजी, चलो एक छोटा सा वादा करते हैं। अनिंदिता सक्सेना ने अपनी छोटी उंगली दिखाते हुए कहा। ठीक है, पिंकी, वादा करता हूँ। बीप बीप। नाश्ता खत्म करने के कुछ देर बाद ही अयान सक्सेना को फोन आया। यह अरुण राव का था। श्री सक्सेना, आपके द्वारा दी गई जानकारी का उपयोग करके हमने उस नए प्रकार की सुपर सामग्री का सफलतापूर्वक निर्माण किया है। अब 2 प्रश्न हैं। सबसे पहले, नए सुपर मटेरियल का नामकरण। आप आविष्कारक हैं, इसलिए आपको इसका नामकरण करना चाहिए। दूसरा, इस मटेरियल का पेटेंट खरीदने के लिए देश को कितने पैसे की आवश्यकता है? अयान सक्सेना, निर्देशक जू, जिसने भी इसका निर्माण किया है, आपको उनसे इसका नाम पूछना चाहिए। मुझे इसकी परवाह नहीं है। जहां तक पैसे की बात है, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। देश का सैन्य खर्च इतना अधिक नहीं है, तो मुझे क्यों दिया जाए? बेहतर है कि उस पैसे का इस्तेमाल और नए उपकरण बनाने में किया जाए। अरुण राव, श्री सक्सेना, क्या आप निश्चित हैं? ये सामग्री बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक आप मांगेंगे, देश आपको पेटेंट शुल्क के रूप में 1 अरब भी अवश्य देगा। मुझे यकीन है, मेरे पास उन अरबों की कमी नहीं है। मैं अब तुमसे बात नहीं करूंगा, मैं अनिंदिता को मनोरंजन पार्क ले जा रहा हूं। अयान सक्सेना ने बात करने के बाद फोन रख दिया। अरुण राव भावुक हो गए। यह 1 अरब था। अयान सक्सेना ने तो इसे बहुत ही सहजता से मना कर दिया। उन्होंने तुरंत ये खबर उच्च अधिकारियों को बताई। कई बड़े लोग एक साथ इकट्ठे हुए। तुम्हारा क्या विचार है? हम बूढ़े लोग हमेशा लिटिल लिन जैसे युवा व्यक्ति का फायदा नहीं उठा सकते? एक बड़े आदमी ने पूछा। एक और बड़े शॉट ने कठिनाई से कहा, लिटिल लिन के पास पैसे की कमी नहीं है। उनकी पहचान का स्तर पहले से ही एसएसए स्तर है और प्रतिष्ठा के मामले में लिटिल लिन इसे आसानी से प्राप्त कर सकता है यदि वह चाहे। हम उसे क्या दे सकते हैं? तीसरे बड़े शख्स ने कहा, उसे अपने परिवार और दोस्तों की चिंता है। क्या हमें उसके परिवार की सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए? और मुझे लगता है कि उनकी अपनी सुरक्षा भी मजबूत होनी चाहिए। अगर उन्हें कुछ हो गया तो देश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। अतीत में अयान सक्सेना द्वारा उन बड़े लोगों के ईमेल पर दिए गए उत्तरों से पदार्थ विज्ञान के बारे में उनके गहन ज्ञान का पता चलता था, लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अयान सक्सेना को कम करके आंका था। अयान सक्सेना का पदार्थ विज्ञान का ज्ञान उनके अनुमान से भी अधिक था। वह एक अच्छा विचार है, मान गया। कई बड़े लोगों ने सिर हिलाकर सहमति जताई। अयान सक्सेना की सुरक्षा विशिष्टताएं पहले से ही बहुत अधिक थीं, लेकिन अयान सक्सेना की क्षमताओं के साथ उसे और भी अधिक उच्च सुरक्षा विशिष्टताओं की आवश्यकता थी। कोई अन्य विचार? अग्रणी बड़े शॉट ने पूछा। बाकी लोग विचार करने लगे और थोड़ी देर बाद किसी ने कहा, कुछ लोग अयान सक्सेना को प्रो अयान सक्सेना कहते हैं, लेकिन वह अभी प्रो अयान सक्सेना नहीं है, लेकिन अयान सक्सेना के स्तर को देखते हुए वह पूरी तरह से योग्य हैं। क्या हमें उसे शिक्षाविद बना देना चाहिए? एक अन्य बड़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, यह अच्छी बात नहीं है। उसकी योग्यताएं निस्संदेह पर्याप्त हैं, लेकिन यदि हम उसे अब शिक्षाविद बना देंगे तो उसे निशाना बनाए जाने की अधिक संभावना है। ये सच है। मनोरंजन पार्क में अनिंदिता सक्सेना रस्सी के जाल पर चढ़ रही थीं। अयान सक्सेना उसके साथ खेल रहा था। होस्ट, आपकी दीवार स्केलिंग ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंच गई है।
अयान सक्सेना के दिमाग में सिस्टम की आवाज़ गूंजने लगी। अयान सक्सेना के दिमाग में भी बहुत सारी जानकारियां आ गईं। उसके पैरों की कुछ छोटी छोटी मेरिडियन खुल गईं। भगवान, मैं पहले से ही मार्शल आर्ट मास्टर था और अब मेरी दीवार चढ़ाई ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंच गई है। कूदना, 10 मीटर ऊंची उड़ान भरना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अयान सक्सेना मन ही मन प्रसन्न था। उसने पहले भी ऐसा करके देखा था और वह 6 या 7 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता था। छत पर उड़ना और टीवी शो की तरह इधर उधर भागना पूरी तरह से संभव था। यदि उड़ान की ऊंचाई 10 मीटर तक पहुंच सकती तो वह प्राचीन काल की ऊंची शहर की दीवारों के ऊपर से सीधे उड़ सकता था। सिस्टम, क्या मैं अब 10 मीटर ऊपर उड़ सकता हूं? अयान सक्सेना ने मन ही मन पूछा। सिस्टम, हाँ होस्ट। अध्याय 331 छिपे हुए हथियार कौशल प्राप्त करें। अयान सक्सेना बहुत खुश थे। 10 मीटर ऊंची उड़ान भरने में सक्षम होना उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट साधना की दुनिया में या यहाँ तक कि थोड़ी अधिक शक्तिशाली मार्शल आर्ट की दुनिया में भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वह तो शहर में है। वह जो स्तर प्रदर्शित कर रहा है उससे विश्व को अवश्य ही आश्चर्य होगा। पिताजी, गले लगो, चलो कुछ और खेलें। अनिंदिता ने अयान सक्सेना के पैर पकड़कर कहा। अयान सक्सेना ने अनिंदिता को उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम क्या खेलना चाहती हो? आज तुम जो चाहोगी हम वही खेलेंगे। अनिंदिता ने अपना मुंह अयान सक्सेना के कान के पास ले जाकर कहा, पिताजी, बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं, चलो बाहर खेलते हैं। चलो पार्क या किसी दूसरे खेल के मैदान में चलते हैं, ठीक है। जब वे पहली बार आए तो यद्यपि कुछ लोगों ने उन्हें पहचान लिया था, लेकिन स्थिति ठीक थी और ज़्यादा लोग उनके पास नहीं आए। बाद में ये खबर फैली कि वे यहाँ हैं और उन्हें लेने के लिए बहुत से लोग दौड़े चले आए। अनिंदिता को अपने आसपास इतने सारे लोगों को रखने की आदत नहीं थी। ठीक है, चलो पार्क चलते हैं। अयान सक्सेना मुस्कुराए। वह तुरंत अनिंदिता को खेल के मैदान से दूर ले गया। 1 दर्जन मिनट बाद अयान सक्सेना और अन्य लोग पास के एक पार्क में पहुंचे। पिताजी, यह क्या है? अनिंदिता ने उत्सुकता से पूछा। अयान सक्सेना और अन्य लोगों के सामने एक डार्ट स्टॉल था, जिसके कुछ मीटर की दूरी पर एक बड़ी डिस्क थी, जिस पर कई ग्रिड बने हुए थे। डार्ट मारने पर संबंधित पुरस्कार मिलेगा। ये डार्ट फेंकना है। अनिंदिता, क्या तुम इसे आजमाना चाहोगी? अयान सक्सेना ने कुछ सोचते हुए कहा। उनकी प्राचीन मार्शल आर्ट ताई ची ग्रैंड मास्टर स्तर की है और ग्रेट ग्रैंड मास्टर स्तर से ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए स्टील बॉल या कुछ और फेंकते समय वह काफ़ी सटीक होते हैं। लेकिन ये ठीक है, उन्होंने कोई भी गुप्त हथियार कौशल हासिल नहीं किया था। पिताजी, मुझे वह बड़ी गुड़िया चाहिए, अनिंदिता ने कहा। अयान सक्सेना ने कोड स्कैन करके 100 रुपये दिए और बॉस ने उन्हें कई डांट दिए। अयान सक्सेना ने अनिंदिता को धीरे धीरे खेलना सिखाया। 5 मिनट बीत गए। अयान सक्सेना के दिमाग में सिस्टम की आवाज़ गूंजी। होस्ट, आप अनिंदिता के साथ डार्ट्स खेल रहे हैं और आपने छिपे हुए हथियार कौशल हासिल कर लिए हैं। ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंचने में 10 घंटे लगते हैं, ग्रेट ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंचने में 20 घंटे लगते हैं। अयान सक्सेना के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। निश्चित रूप से अनिंदिता के साथ यह खेल छिपे हुए हथियार कौशल को सक्रिय कर सकता है। उनकी शूटिंग ग्रेट ग्रैंड मास्टर स्तर की है। बंदूक से उनके हमले के तरीके बहुत मजबूत हैं, लेकिन बंदूकों की भी अपनी सीमाएं हैं। उसकी बंदूक सिस्टम स्पेस में है। सिस्टम स्पेस से बंदूक निकालना, सेफ्टी खोलना और फिर गोली चलाना छिपे हुए हथियारों का इस्तेमाल करने से ज़्यादा समय लेता है। और गोली की आवाज़ बहुत तेज होती है और आसानी से दूसरों को परेशान कर देती है। इससे व्यक्ति की स्थिति भी आसानी से उजागर हो जाती है। यदि छिपे हुए हथियार का कौशल बहुत मजबूत है तो ये 100 मीटर के भीतर जहां भी आप निशाना साधेंगे वहां निशाना लगाने में सक्षम होना चाहिए, जो पिस्तौल की तुलना में अधिक सटीक है। पिताजी, ये बहुत कठिन है, मैं इसे नहीं मार सकता, अनिंदिता ने मुंह बनाया। अयान सक्सेना ने धीरे से सांत्वना दी। अनिंदिता, ये निश्चित रूप से अधिक कठिन है, अन्यथा जो बड़ी गुड़िया तुम्हें पसंद है उसे दूसरे आसानी से नहीं ले जा सकेंगे। यदि आप थोड़ी देर अभ्यास करेंगे तो आप निश्चित रूप से इसे मारने में सक्षम होंगे। अनिंदिता ने सिर हिलाया। हाँ हाँ। आधा घंटा बीत गया और आखिरकार अनिंदिता को वह बड़ी गुड़िया मिल गई जो वह चाहती थी। अयान सक्सेना ने डार्ट खरीदने में पूरे 500 रुपये खर्च कर दिए। बॉस बहुत खुश हुआ। अनिंदिता बहुत खुश थी। अयान सक्सेना स्वाभाविक रूप से और भी अधिक खुश था। मात्र 500 रुपये के बदले में उसे छिपे हुए हथियार का कौशल प्राप्त हुआ तथा उसे आधे घंटे का छिपे हुए हथियार का अनुभव भी प्राप्त हुआ। छिपे हुए हथियारों के बारे में आधे घंटे का अनुभव अभी भी ग्रैंड मास्टर से दूर है, लेकिन छिपे हुए हथियारों के बारे में उनकी समझ में काफ़ी वृद्धि हुई है। उसके द्वारा चलाए जाने वाले छिपे हुए हथियारों की शक्ति और सटीकता में पहले की तुलना में काफ़ी सुधार होगा।
मालिक, कृपया इस गुड़िया को अभी यहीं रखें। हम कुछ देर कहीं और खेलने जाएंगे और फिर इसे लेने आएंगे। अयान सक्सेना ने स्टॉल मालिक से कहा। ठीक है, स्टॉल मालिक ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा। दोनों चले गए और अनिंदिता ने अयान सक्सेना की गर्दन पकड़ ली और बोली, पिताजी, क्या मैंने अभी जो किया वह गलत था? क्या गलत? अयान सक्सेना ने असमंजस में पूछा। पिताजी, आपने अभी 500 रुपये खर्च किए हैं। क्या इस पैसे से वे बड़ी बड़ी गुड़ियाएं खरीदी जा सकती हैं? अनिंदिता ने धीरे से कहा। अयान सक्सेना ने अनिंदिता की छोटी सी नाक खुजाते हुए कहा, अनिंदिता, क्या अब तुम जानती हो कि अपने माता पिता के लिए पैसे कैसे बचाए जाते हैं? हाँ हाँ पिताजी, क्या 500 रुपये बहुत हैं? मैंने अभी अभी दूसरे लोगों को खेलते हुए देखा और वे केवल 20 रुपये के लिए खेलते हैं। अनिंदिता ने उत्सुकता से पूछा। अयान सक्सेना ने अनिंदिता की ओर देखा। इस उम्र के बच्चों को आमतौर पर पैसे की समझ नहीं होती, लेकिन अनिंदिता गणित में बहुत अच्छी है और गणित की समस्याओं में भी पैसा शामिल होता है। अनिंदिता, तुम्हारे माता पिता को यह नहीं चाहिए कि तुम पैसे बचाओ। अगर 500 रुपये से तुम अपनी खुशी खरीद सकते हो तो ये तुम्हारे माता पिता के लिए बहुत फायदेमंद है। अयान सक्सेना मुस्कुराए। अनिंदिता हैरान थी, क्या फिजूल खर्ची एक बुरी आदत नहीं है? अयान सक्सेना ने कुछ देर सोचा और कहा, अनिंदिता, पिताजी ने 500 रुपये खर्च किए, तुम बहुत खुश हो और वह स्टॉल मालिक भी बहुत खुश है और पिताजी भी बहुत खुश हैं कि तुम खुश हो। हर कोई खुश है, इसलिए यह पैसा बर्बाद नहीं हुआ है। स्टॉल मालिक आज अतिरिक्त 500 रुपये कमाता है, शायद वह अपने बच्चे के लिए एक खिलौना भी खरीदेगा और अपनी पत्नी के लिए कपड़े का एक टुकड़ा भी खरीदेगा तो अधिक लोग खुश होंगे। अनिंदिता ने सिर हिलाया। पिताजी, अगर हमारे पास पैसे खत्म हो गए तो क्या होगा? अयान सक्सेना मुस्कुराया। अनिंदिता, ऐसा नहीं होगा। क्या तुमने नहीं कहा था कि डैडी सबसे शक्तिशाली हैं? डैड बहुत पैसा कमाते हैं और अगर आप इसे सामान्य रूप से खर्च करते हैं तो आप इसे पूरा खर्च नहीं कर सकते। और आपकी माँ, दादा दादी सभी बहुत अमीर हैं। अनिंदिता, दादा दादी के बारे में क्या? पिताजी ने दादा दादी को बहुत सारा पैसा दिया है और दादा दादी के पास खर्च करने के लिए पैसे की कमी नहीं होती, इसलिए चिंता मत करो। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा। अनिंदिता ने हंसते हुए कहा, यह अच्छी बात है। डैडी, चलो अगली बार खेलने के लिए वापस आते हैं। हम खुश हैं और दूसरे भी खुश हैं। ठीक है, अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा। लड़के डार्ट खेलना पसंद करते हैं। वह सोच रहा था कि शायद अनिंदिता भविष्य में फिर कभी ना आए और सिर्फ आधे घंटे का अनुभव हासिल करना भी काफ़ी नहीं है। अनिंदिता अभी भी आना चाहती है तो ये तय हो गया। दोबारा आने से आपको कम 1 घंटे का अनुभव मिलेगा। आप बहुत दूर से सटीक निशाना नहीं लगा सकते। 10 या 20 मीटर के भीतर आपको निशाना लगाने में सक्षम होना चाहिए, जिससे कई स्थितियों का सामना किया जा सके। 2 घंटे बाद अयान सक्सेना और अन्य लोग घर चले गए। कार में बैठते ही अनिंदिता सो गई। अयान सक्सेना थोड़ा हैरान था। उसने देखा कि अंधेरे में उसका पीछा करने वाले वाहनों की संख्या बढ़ गई थी। घर पहुंचकर अयान सक्सेना ने शेरा को फ़ोन किया। शेरा, मेरे पीछे आने वाले लोग बढ़ गए हैं, क्या हो रहा है? फ़ोन के दूसरी ओर शेरा ने कहा, श्री सक्सेना, आप 1 बिलियन पेटेंट शुल्क नहीं चाहते हैं, इसलिए उच्च अधिकारियों ने आपकी सुरक्षा बढ़ा दी है। आपकी सुरक्षा बढ़ाकर 72 लोग कर दी गई है, 2 शिफ्ट में, प्रति शिफ्ट 30 लोग तथा रोटेशन पर 12 लोग। आपके माता पिता और अन्य लोगों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। अयान सक्सेना आश्चर्यचकित था। ये सुरक्षा विनिर्देश बहुत अधिक है। शेरा, मेरे लिए उच्च अधिकारियों को धन्यवाद। अयान सक्सेना ने कहा, कैरिडो के 1 बिलियन की तुलना में ये काफ़ी बेहतर है। शेरा, मिस्टर सक्सेना, देश को आपकी मदद के बाद उच्च स्तर की सुरक्षा भी उचित है। क्या आपके पास और कुछ है? अयान सक्सेना ने कहा, मेरे पास 6ठी पीढ़ी की स्टील्थ कोटिंग के बारे में कुछ विचार हैं। मैं आपको कुछ दिनों में एक नई सामग्री दूंगा।